चलिए सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और आज हम बात करते हैं आज एंशिएंट इंडिया जो पढ़ा रहा था मैं उसी के बारे में बात करूंगा। उसके बात करने के पहले सबसे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस टॉप एजुकेटर है, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरा। और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल में सभी का स्वागत है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेली लाइफ जैसे क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शन विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ इस समय, सीधा प्रसारण जिसे कहते हैं। लाइव क्लास में क्या होता है, मैं इधर से बोलूंगा उधर से आप लोग सुनेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास आपको मिलेगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगा आपको, डेली लाइव क्लासेज होंगे आपके। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलते थे, जैसे ऑफलाइन में चलते हैं वैसे ऑनलाइन में चलेंगे आपके। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। इस टेस्ट और क्विज का क्या बेनिफिट मिलेगा भाई, टेस्ट और क्विज देके आप अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं, जो भी गलतियां हैं उस गलतियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट और क्विज बराबर देते रहिए आप लोग। ठीक है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का क्या बेनिफिट होगा कि अगर सपोज दैट किसी कारणवश आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाते तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप अनलिमिटेड एक्सेस से आप उस लाइव क्लास को कितनी बार भी चाहें आप देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बार बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है आपका। ठीक है, तो लाइव क्लास मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे जो प्रॉपर तरीके से चलेंगे। जैसे मैंने कहा ना, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो पॉलिटी, और लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा आपको, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो ये चारों बेनिफिट आपको मिलेगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये अनअकैडमिक ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड न किए हैं वो डाउनलोड कर लें आपका। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी करंट अफेयर और एंशिएंट इंडिया चल रहा है, क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो जो लोग नहीं देखे वो यूट्यूब पे जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर और एंशिएंट इंडिया चल रहा है, तो एंशिएंट इंडिया का ही क्लास चल रहा है। मौर्य काल के बारे में बताऊंगा आपको। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है या जो भी मुझे कहना होता है वो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, चाहे वो क्लास की पीडीएफ हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो टाइमिंग हो, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाए। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं वो अनअकैडमी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कोई भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। स्क्रीन पे सारे टॉप एजुकेटर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं भी एक एजुकेटर ही हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ, और मुझसे भी अगर क्लास लेना चाहें तो आप लोग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अगर मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूं, यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो यहाँ पे जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है आपका, जियोग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, भूगोल का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, और एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का है। ऑप्शनल के कोर्स भी अब अनअकैडमी के द्वारा स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी ऑप्शनल कोर्स करना हो, वैकल्पिक विषय चुनना हो, तो आप अनअकैडमी पे ले सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी है आपका, और एसर राइटिंग कोर्स। ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे अवेलेबल है। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी का। अगर मैं प्लान के बारे में बात करूं तो दो तरह के प्लान है, एक प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्लस प्लान का। तो देखिए, प्लस प्लान में बेनिफिट क्या है, इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। लाइव क्लास का मतलब जैसे मैंने बताया कि सीधा प्रसारण डायरेक्ट क्लास चलेगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। मैं इधर से क्लास लूंगा, आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट देने का बार बार मौका मिलेगा, और टेस्ट देते रहिए। टेस्ट से मत भागिए, आप जितनी बार टेस्ट देंगे जो भी गलतियां होंगी वो गलतियों को दूर करने का मौका मिलेगा टेस्ट के द्वारा। तो टेस्ट देते रहिए आप सभी। अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा। अनलिमिटेड प्रैक्टिस का मतलब क्या है भैया, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्ट्रक्चर शेड्यूल मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, एकदम प्रॉपर वे से क्लास चलेंगे जैसे ऑफलाइन में चलते थे। इसके प्लान का देख लीजिए, 1 मंथ का भी है, 3 महीने का है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, और 36 महीने का। 1 ईयर का अगर हम बात करें तो 49,500 का प्लान है। कोड यूज करेंगे PJ01। इस कोड का यूज करते ही आपके सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 44,550 रुपये चार्ज आपकी लगेंगे। तो चाहे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो 2 ईयर का हो, चाहे 3 ईयर का हो, जो भी सब्सक्रिप्शन हो आफ्टर डिस्काउंट ये लिखा हुआ है 44,550 होगा 1 ईयर का। जैसे भी होगा, जैसे 2 ईयर का देखना हो तो देखिए PJ01 कोड यूनिट के बाद 64,800 है, जबकि एक्चुअल पीसेस की 72,000 है। तो अपने हिसाब आप लोग देख लीजिए। आइकॉनिक प्लान है ये, थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। 1 ईयर की बात करूँ तो ये 69,500 का है, 69,500 का है। कोड यूज करेंगे PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 62,550।
जैसे 2 ईयर का 3 ईयर का भी है। इसमें प्लस और आइकॉनिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आइकॉनिक में ये प्लस वाले चारों फीचर्स तो आपको मिल जाएंगे, जैसे लाइव क्लास था, टेस्ट सीरीज था, अनलिमिटेड प्रैक्टिस था, स्ट्रक्चर शेड्यूल था। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपको बताएंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा आपको, स्टडी प्लानर मिलेंगे आपको, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जितनी भी चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी आइकॉनिक में। चाहे आप लाइव, चाहे आपको प्लस लेना हो, चाहे वो आइकॉनिक लेना हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको ले सकते हैं। ठीक है बेटा। ये ऑप्शनल कोर्स है, यूपीएससी सीएससी के ऑप्शनल कोर्स है, चाहे 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 12 महीने का हो, 24 महीने का हो, 36 महीने का हो। अगर 1 ईयर की बात करें तो 27,500 है वैकल्पिक विषय। कोड यूज करेंगे PJ01 तो 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर 10% डिस्काउंट के बाद ये चार्ज लगेगा 24,750 रुपये चार्ज आपके लगेंगे वैकल्पिक विषय के। 2 ईयर का भी है, 3 ईयर का है, अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। अब आपको पता है कि कॉम्बैट चल रहा है, द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इन हियर। कॉम्बैट चल रहा है, ये यूपीएससी सीएससी का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट चल रहा है, सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। 6 दिसंबर से ये स्टार्ट हो चुका है, हर अल्टरनेट संडे को चलेगा, जैसे 6 को चला है, 13 को बंद रहेगा, फिर 20 को चलेगा। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, 11 बजे दिन में होगा। कॉम्बैट में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपका जो फाइट है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अगर फाइट है तो उसको कम से कम आप लोग उसमें शरीक होइए, शामिल होइए, और टेस्ट दीजिए, अपने रैंक को जानिए, और रैंक से ही पता चलेगा, आपके टेस्ट के द्वारा ही पता चल पाएगा कि वाकई में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग क्या है, क्या आप अभी तक पढ़ाई किए हैं, कौन से एरर्स किए हैं, उस एरर्स को दूर करने का पूरा मौका मिलेगा इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो कॉम्बैट में आप सभी लोग आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 टोटल कॉम्बैट होंगे, 6 सेशन में होगा। रिलेटिव स्कोरिंग होगी, फॉरनाइट कंस्टेंट अल्टरनेट संडे को होगा, जैसे मैंने बता ही चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर प्राइज के बारे में बात करूँ, इस कॉम्बैट में प्राइज भी कुछ मिलेगा, इनाम जिसे कहते हैं, उपहार मिलेगा। तो फर्स्ट रैंक रहेंगे तो आपको एप्पल का मैकबुक एयर मिलेगा, सेकंड रैंक रहेंगे तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, थर्ड रैंक रहेंगे तो एप्पल का एयरपॉड मिलेगा, एंड टॉप 100 जितने भी आएंगे उनको 1000 का अमेजन का वाउचर मिलेगा, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब तो ठीक है, आपको प्राइज मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सभी को, लेकिन इसके साथ ही साथ आप टेस्ट में शरीक होइए, चाहे 5 क्वेश्चन करिए, चाहे 10 क्वेश्चन कीजिए, जितना आता है उतना कीजिए, सोच समझ के क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो असली लड़ाई है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा ऑल ओवर इंडिया के लड़के पेपर देते हैं। तो आप लोग टेस्ट देते रहिए और टेस्ट में शरीक कीजिए, और अच्छे रैंक्स लेके आइए। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ें और बारीकी से आंसर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, नहीं है कि है, कि क्या करना है। क्वेश्चन तरह तरह के आते हैं, तो उस चीजों को अपने अनुसार उसको देते रहिए, और जितनी बार देंगे उतनी बार आपको एरर्स करेंगे, गलतियां होंगी बार बार, लेकिन उस गलतियों को सीखने का यह मौका है, इस मौके को आप यूज कीजिए। आपको ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे यूज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम आपको मौर्य प्रशासन के बारे में हमने पढ़ाया था, मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो उसी के आगे मैं बताऊंगा कि मौर्यकालीन जो उच्चाधिकारी होते थे, जैसे आज के डेट में जैसे मान लिया पीएम होते हैं, सीएम होते हैं, डीएम होते हैं, या जितने भी अधिकारी होते हैं आपके जिले के, जैसे मान लिया एसपी है, या डीएसपी है, या सीओ है, या एडीएम है, जो भी, तो ऐसे ही मौर्यकालीन उच्चाधिकारियों के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि उस समय क्या कहा जाता था मौर्यकालीन उच्चाधिकारियों को, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, खास करके जितने भी वनडे एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस के पेपर्स में। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा कि मौर्यकालीन उच्चाधिकारी और उसका संबंधित कौन सा विभाग था, कौन सा डिपार्टमेंट था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री जिसे कहते हैं, उसे संबंधित जो विभाग होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। जो पुरोहित होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित, पुरोहित जिसे आम आम की भाषा में कहते हैं ना, ये हमारे पुरोहित हैं। तो पुरोहित जो कहते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। जो सेनापति होता था उसको युद्ध विभाग का मंत्री कहा जाता था। जो युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था, जो युद्ध डिपार्टमेंट जो देखता था युद्ध का, तो उसे सेनापति कहा जाता था। युवराज किसे कहा जाता था? युवराज किसे थे? राजा का उच्चाधिकारी, जो उत्तराधिकारी जो होता था उसे युवराज कहा जाता था। यानी कि राजा के ही जो वंशज चले आ रहे हैं या उत्तराधिकारी जो है उसको युवराज कहा जाता था। समाहर्ता किसे कहा जाता था? राजस्व विभाग का जो प्रधान होता था, या वित्त मंत्री जिसे कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो राजस्व विभाग का जो हेड होता था, आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि वित्त मंत्री कौन है, वित्त राज्य मंत्री कौन है इस समय। तो जो समाहर्ता उसे कहा जाता था, जो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जो मेन होता था, उसे हम क्या कहते थे? समाहर्ता। युवराज किसे कहते थे? जो राजा का उत्तराधिकारी होता था उसे युवराज कहते थे। सेनापति किसे कहते थे? जो युद्ध का विभाग का डिपार्टमेंट का हेड होता था, जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री साहब हैं, तो उसको सेनापति कहा जाता था। सन्निधाता किसे कहा जाता था? जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था।
प्रतिष्ठा किसे कहा जाता था? प्रतिष्ठा कहा जाता था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जिसे कहते थे, कमिश्नर जिसे कहते थे, उसे प्रतिष्ठा कहा जाता था। नायक किसे कहा जाता था? नायक कहा जाता था सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष जिसे उसे कहते थे, उसे नायक कहते थे। यानी कि जो सेना को संचालित करता था या नगर रक्षा का जो अध्यक्ष था उसे नायक कहा जाता था। कर्मांतिक किसे कहा जाता था? उद्योगों एवं कारखानों का जो अध्यक्ष होता था उसे कर्मांतिक कहा जाता था। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इस पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, अभी बिहार पीसीएस का पेपर इसी साल इसी महीने होने वाला है प्रीलिम्स, तो आप लोग कम से कम इसको देखिएगा और क्वेश्चंस आप जाके प्रीवियस ईयर का देखिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। तो मंत्री प्रधानमंत्री कहता था, पुरोहित प्रधानमंत्री, सेनापति जो होता था, जो युद्ध डिपार्टमेंट का मंत्री होता था, युवराज कौन होता था? जो राजा का उत्तराधिकारी होता था वो युवराज कहलाता था। समाहर्ता उसे कहते थे जो राजस्व विभाग का हेड होता था, जिसे वित्त मंत्री, जो फाइनेंस मिनिस्टर जिसे कहते हैं। प्रतिष्ठा किसे कहा जाता था? फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे प्रतिष्ठा कहा जाता था। संविधाता किसे कहा जाता था? वो राज्य की कोषाध्यक्ष जिसे कहते थे। नायक वो होता था जो सेना का संचालक करता था अथवा नगर रक्षा का जो अध्यक्ष था, नगर रक्षा का अध्यक्ष होता, उसे नायक कहते थे। और कर्मांतिक किसे कहते थे? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष जो था वो कर्मांतिक कहलाता था। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा। समाहर्ता ऑलरेडी कई बार पूछा हुआ है, पुरोहित भी पूछा गया है। तो ये आप प्रीवियस ईयर का पेपर्स देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है, चाहे क्लास की पीडीएफ हो, क्लास की टाइमिंग हो, क्लास का डेट हो, या जो भी एनीथिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे दे देता हूँ। इस कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। मंत्री हो, पुरोहित हो, सेनापति हो, समाहर्ता हो, युवराज हो, प्रतिष्ठा हो, नायक हो या कर्मांतिक हो, जो भी दिया जा रहा है आपको अपने अनुसार कॉपी पे लिख लीजिएगा। बार बार उसको रिकॉल करेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं क्या क्या है चीजें। दंडपाल है, व्यवहारिक है, नागरिक है, दुर्गपाल है, अंतपाल है, आठविक है, व्यवहारिक है, अंतर्वर्षिक है। इस सब बारे में देख लीजिए। जो दंडपाल देता था, जो दंड देने का काम कौन करता है भैया? पुलिस अधिकारी क्या करता है? चोर को पकड़ता है फिर दंड देता है। ठीक है, तो दंडपाल जो होता है वो पुलिस अधिकारी को कहते थे दंडपाल। व्यवहारिक जिसे कहते थे, नगर का प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश था, जो मेन चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रमुख न्यायाधीश जो थे, वो आपके व्यवहारिक कहलाते थे। नागरिक किसे कहते थे? नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर का जो कोतवाल था उसे नागरिक कहा जाता था। दुर्गपाल किसे कहा जाता था? जो राज्य की दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था उसे दुर्गपाल कहा जाता था। अंतःपाल किसे कहा जाता था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतःपाल कहते थे। आठवीं किसे कहा जाता था? वन विभाग का जो प्रधान होता था उसे आठवीं कहा जाता था। दौवारिक किसे कहा जाता था? राजमहलों की देखरेख करने वाला जो प्रधान था उसे दैवारिक कहा जाता था। अंतर्वार्षिक किसे कहा जाता था? अंतःपुर का अध्यक्ष जो था उसे अंतर्वार्षिक कहा जाता था। और मंत्री परिषद अध्यक्ष किसे कहा जाता था? जो परिषद का अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो दंडपाल हो, चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो दुर्गपाल हो, चाहे वो अंतापाल हो, चाहे वो आठविक हो, चाहे वो दैवारिक हो, चाहे अंतवार्षिक चाहे हो, चाहे मंत्री परिषद अध्यक्ष हो। तो ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं, खास करके दंडपाल भी कई बार पेपर में पूछा गया है। दंडपाल किसे कहते थे? पुलिस का जो हेड होता था, पुलिस का जो अधिकारी होता था उसे दंडपाल कहा जाता था। व्यवहारिक किसे कहते थे? जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। नागरिक किसे कहा जाता था? जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। ये बताओ, नगर का प्रमुख अधिकारी का मतलब क्या होता है? नगर का कोतवाल। नगर का प्रमुख अधिकारी अगर की बात कीजिए तो कोतवाल क्या करता है? रक्षा करता है कि नहीं करता है लोगों का? तो नागरिक मतलब नगर का प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल जो होता था जो किलों की रक्षा करे या राज्य की दुर्गों का जो रक्षक हो उसे दुर्गपाल कहते थे। अंतःपाल का मतलब होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, जो उसके अगल बगल के जो सीमावर्ती दुर्ग है, जो किला है, जो जो बॉर्डर समझ लीजिए, एक तरह से मान लीजिए आपकी जो एरिया है उसके जो बॉर्डर्स है, उस बॉर्डर की जो रक्षा करने वाला, वो आपका अंतःपाल कहलाता था। आठवीं किसे कहते थे? जो वन विभाग का हेड होता था उसे आठवीं कहते थे। दौवारी किसे कहते थे? जो राजमहलों की देख रेख करने वाले को दौवारी कहते थे। ठीक है, ठीक है। और मंत्री परिषद अध्यक्ष किसे कहते थे? परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषद अध्यक्ष कहते थे, यानी कि परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषद अध्यक्ष कहते थे। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग, बस एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, प्लीज वेट। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो प्लीज वेट कीजिए आप लोग, एक मिनट।
चलिए कोई नहीं, सॉरी फॉर दैट, इन चीजों के लिए प्लीज वेट। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। तो वही मैं कहा कि दंडपाल किसे कहते थे, पुलिस अधिकारी को कहते थे दंडपाल कहते थे। व्यवहारिक उसे कहते थे जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था, उसे व्यवहारिक कहा जाता था। नागरिक किसे कहा जाता था, जो नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर का कोतवाल होता था, उसे नागरिक कहा जाता था। दुर्गपाल किसे कहा जाता था, जो राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था, उसे दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल किसे कहा जाता था, जो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, मतलब आपके जो एरिया है, जो सीमावर्ती एरिया जो होते हैं, वहां जो रक्षा करते हैं, जो जवान हमारे जैसे आज हैं, तो वह उसको अंतःपाल कहा जाता था। आठवीं किसे कहा जाता था, जो वन विभाग का प्रधान होता था, उसे आठवीं कहा जाता था। दौवारिक किसे कहा जाता था, जो राजमहलों की देखरेख करने वाले को दौवारिक कहते थे। अंतर्वार्षिक किसे कहते थे, जो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, उसे अंतर्वार्षिक कहते थे। और जो मंत्री परिषदाध्यक्ष होता था, उसे परिषद का अध्यक्ष होता था, उसे मंत्री परिषदाध्यक्ष कहते थे। तो बेटा जितना भी आपको मैं बताया, जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको बताए, पेपर में उठा के देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। जरूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, खास करके मैं कहा हूं कि स्टेट पीसीएस में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन कि यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जितना भी हो एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा इसको, चाहे दंडपाल हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो दुर्गपाल हो, चाहे वो अंतःपाल हो, चाहे आठविक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे अंतर्वार्षिक हो, चाहे मंत्री परिषद अध्यक्ष हो। तो इसको कहीं ना कहीं देखिएगा पेपर में आए हैं और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस जितने भी आते हैं कहीं ना कहीं पेपर में पूछे रहते हैं। ठीक है, चलिए और भी हम बात करते हैं मौर्यकालीन उच्चाधिकारियों के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं कि मौर्यकालीन उच्चाधिकारी ऐसा क्या है। तो मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई हायरार्की चलती रहती है, वैसे ही मंत्री परिषद के जो नीचे के जो डिपार्टमेंट्स होते थे, सेकंड डिग्री के, सेकंड क्लास के पदाधिकारी होते थे और इन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है और कुछ प्रमुख अध्यक्ष जो है वो निम्न है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो मंत्री परिषद थी उसके नीचे के जो अधिकारी होते थे वो सेकंड क्लास के अधिकारी कहलाते थे। आज भी होता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक के अधिकारी। तो वैसे ही मंत्री परिषद के नीचे जो द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पदाधिकारी होते थे और उस पदाधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है 26, उसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है। जो कुछ प्रमुख निम्न है जो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करते हैं फिर। तो देखिए 26 है, जो मेन मेन है वही बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, जैसे लक्षणाध्यक्ष था, लक्षणाध्यक्ष का काम क्या था भैया, लक्षणाध्यक्ष का काम ये था कि मुद्रा तथा टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। जो सिक्के जारी करता था, सिक्के जो इशू करता था, उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। यानी मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष जो कहलाता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। दूसरा है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का मतलब होता था कि माप तौल का जो अध्यक्ष होता था उसे पौतवाध्यक्ष कहते थे। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो इस पेपर को जाके प्रीवियस ईयर में बार बार कह रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे खासे क्लियर होंगे। तो लक्षणाध्यक्ष का मतलब क्या था कि मुद्रा तथा टकसाल का जो अध्यक्ष था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। जो सिक्के जारी करता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। पौतवाध्यक्ष का मतलब ये होता था कि जो माप तौल का अध्यक्ष होता था उसे पौतवाध्यक्ष कहते थे। शुल्काध्यक्ष का मतलब क्या होता था, शुल्क का अध्यक्ष मतलब क्या होगा, यानी कि राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का जो अध्यक्ष था। भाई शुल्क कब लगता है, शुल्क किसी चीज पे क्यों लगाया जाता है, भाई टैक्स वसूला जाता है। यानी कि राजकीय धन हो या जुर्माना हो इत्यादि कार्यों का जो अध्यक्ष होता था उसे शुल्काध्यक्ष कहते थे। तो लक्षणाध्यक्ष हो गया आपका। लक्षणाध्यक्ष का काम था कि जो मुद्रा तथा टकसाल का जो अध्यक्ष था, यानी कि जो सिक्के को इशू करता था, उसे कहते थे लक्षणाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष का मतलब ये कई बार पेपर में पूछा गया है, पौतवाध्यक्ष तो ये होता था मापतौल का जो अध्यक्ष होता था, जो मापतौल डिपार्टमेंट होता उसका जो हेड होता था उसका पौतवाध्यक्ष कहते थे। और शुल्काध्यक्ष मतलब शुल्क लगाने वाला जो अध्यक्ष होगा, यानी कि राजकीय धन या जुर्माना इत्यादि कार्यों का जो अध्यक्ष होता था उसे शुल्काध्यक्ष कहते थे। सीता अध्यक्ष किसे कहते थे, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। तो ये था कि राज्य की कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे सीता अध्यक्ष कहा जाता था। आंकड़ा अध्यक्ष किसे कहते थे, जो खानों का अध्यक्ष होता था उसे आंकड़ा अध्यक्ष कहते थे। और विविधता अध्यक्ष किसे कहते थे, जो चारगाहों का अध्यक्ष होता था, जो चारगाह जो होते हैं तो उसी को विविधता अध्यक्ष कहा जाता था। पाप्य अध्यक्ष किसे कहते थे, जो व्यापार वाणिज्य का जो अध्यक्ष था उसे पाप्य अध्यक्ष कहा जाता था। और नौवाध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो नौसेना का अध्यक्ष होता था। भाई जल सेना, थल सेना और नौसेना होती है ना, तो जो नौसेना का अध्यक्ष होता था उसे नवाध्यक्ष कहा जाता था। शून्य अध्यक्ष किसे कहते थे, जो भूषण खाने का अध्यक्ष होता था उसे शून्य अध्यक्ष कहा जाता था। और संस्था अध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो व्यावहारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। व्यापारिक मार्ग जो होते हैं
तो उसका जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे संस्थाध्यक्ष कहते थे। तो आप देखिए 26 का उल्लेख किया गया है जिसे अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 का उल्लेख किया गया है जिसे अध्यक्ष कहा जाता था। तो जैसे लक्षाध्यक्ष है, पौताध्यक्ष है, सीताध्यक्ष कई बार पेपर में पूछा गया है आपके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो मुद्रा तथा टकसाल सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई पूछे कि सिक्के जो जारी करता था मौर्य काल में या मुद्रा तथा टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तो उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। पौतवाध्यक्ष का मतलब ये होता था कि जो माप तौल डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसे कहते थे पौतवाध्यक्ष। और सीता अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, ये राज्य की कृषि विभाग का जो हेड होता था, राज्य की कृषि डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा सीरियल वाइज, जितना भी मैंने आपको बताया अभी तक पेपर में, यकीन मानिए कि पेपर में कई बार पूछे हैं और ये क्वेश्चन आपसे कई बार रिकॉल करके बार बार पूछे गए। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा। अभी बीपीएससी का पेपर होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है शायद 27 दिसंबर के आसपास। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टेंशन ना लिया कीजिए, आप लोग आराम से पढ़िए, जो दिया जा रहा है उसमें भरोसा रखिए। ठीक है। गणिका अध्यक्ष किसे कहते थे? जो गणिका अध्यक्ष का मतलब होता था जो वेश्याओं का निरीक्षक था, उसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था मौर्य प्रशासन। लवणाध्यक्ष किसे कहते थे? नमक का अधिकारी को लवणाध्यक्ष कहा जाता था। और मुद्रा अध्यक्ष जिसे कहते थे जो पासपोर्ट विभाग का हेड होता था, यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होता था, उसे मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। और महामात्रा प्रसरण किसे कहते थे? जो गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग का हेड होता था, उसे महापात्रा प्रसरण कहा जाता था। और सूत्राध्यक्ष मतलब जो मतलब ये होता है कि रुई काटने वाला, कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करने वाले को सूत्राध्यक्ष कहा जाता था। यानी कि गणिका अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जो वेश्यालय था, जो वेश्याओं का निरीक्षक जो था, हेड जो था, मतलब निरीक्षक जो करता था, उसको गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। लौड़ा अध्यक्ष का मतलब नमक का जो अधिकारी था, उसे लौड़ा अध्यक्ष कहा जाता था। पासपोर्ट विभाग के जो अध्यक्ष को कहा जाता था मुद्रा अध्यक्ष। जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उसका जो हेड था उसका कहा जाता था मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। और जो गुप्तचर और खुफिया पुलिस और सूचना विभाग का जो अध्यक्ष उसे महापात्रा प्रसरण कहा जाता था। और जो सूत्राध्यक्ष था वह रुई कातने, कपड़ा बुनने के उद्योगों का संचालन करने वाला कहलाता था, सूत्राध्यक्ष कहलाता था। तो बेटा जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, आप जरूर इसको देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि प्रशासन ही है, एडमिनिस्ट्रेशन ही है, तो प्रशासन के बारे में जानना जरूरी भी है। तो सबसे पहली बात यह है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली थी। आपको बताया कि मौर्य प्रशासन बहुत बड़ा प्रशासन था और मौर्य प्रशासन के ही अंतर्गत पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ था कि एकता देखने को मिली थी। ठीक है। और आगे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे, मौर्य प्रशासन के बारे में बताते चले जाऊंगा आपको। मौर्य प्रशासन पहले जानिए कि मौर्य प्रशासन पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में राजनीतिक एकता जो थी वो एकता देखने को मिली थी। और सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। जैसे मान लीजिए आज केंद्रीकरण अगर सपोज दैट किसी भी सत्ता है, जैसे मैं ही राजा हूँ, मेरे पास पूरा पावर है, मेरे पास केंद्रीकरण मतलब मेरा पूरा पावर मेरे पास है, लेकिन फिर भी राजा जो था उस समय निरंकुश नहीं था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या कहना? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य करने का तरीका था, जो उनके काम करने का तरीका था, जग जाहिर है, और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रशासन को चलाया। और तो कहने का मतलब है कि अगर राजा के पास सारी शक्तियां आ जाए, यानी राजा के पास ही सारी शक्तियां हो, पावर हाउस राजा ही हो जाए, अगर वो राजा सपोज अच्छे से काम करे, निरंकुश शासक न हो, तो वाकई में वो प्रशासन का अच्छा ही प्रशासन कहा जाएगा। तो ये मौर्य प्रशासन में पहली बार ऐसा देखा गया था कि जो राजा था वो निरंकुश नहीं था। उसके पास सारी शक्तियां होने के बावजूद भी, यानी कि सत्ता का सारा केंद्रीकरण उसके पास होने के बावजूद भी वो निरंकुश शासक नहीं था। और मौर्य काल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफी मजबूत हो रही थी। तो वही मैंने कहा कि जो अगर राजा के पास सारी शक्ति हो, अगर केंद्रीकरण हो, सत्ता का केंद्रीकरण क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी शक्ति अपने ही पास अगर किसी के पास हो, तो जाहिर सी बात है अगर जो राजा होता है वो तानाशाही हो सकता है। लेकिन मौर्य काल में पहली बार ऐसा देखा गया कि सारी शक्ति राजा के पास होते हुए भी राजा कभी निरंकुश शासक नहीं हुआ, राजा निरंकुश नहीं होता। ठीक है। और मौर्य काल में गणराज्यों का ह्रास होने लगा, मतलब कमियां होने लगी गणराज्यों की, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफी मजबूत हो रही थी। ठीक है। तो ये स्वरूप है और ये स्पेस है, तो राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसकी स्थिति मौर्य काल में काफी मजबूत हो रही थी। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग निर्दिष्ट किए हैं,
जो 7 सिद्धांत है जिसमें राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना है और मित्र है। तो ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ये बताइए कि जो राजा था मौर्य काल में, क्या उसके पास सारी शक्तियां होते हुए भी क्या वो राजा निरंकुश हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो आपने जैसे मैंने कहा कि मौर्य शासन में प्रशासन में पहली बार ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक एकता देखने को मिली है और सत्ता का जो केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वो निरंकुश नहीं था वो राजा। तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रशासन उस राजा के समय में चल रहा था। और मौर्य काल में अगर मैं गणराज्यों का अगर कमियां होने लगी गणराज्यों में, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थिति मौर्य काल में काफी मजबूत हो रही थी। और कौटिल्य ने, जैसे मैंने कहा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य जो है, ठीक है, तो इन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत मतलब 7 सिद्धांत जो है अंग निर्दिष्ट किए हैं, जिसमें राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना है और मित्र है। तो सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं राजा के, ये भी आपको देखने को मिलेगा कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन कौन से निर्दिष्ट किए गए हैं। तो राजा है, आमत्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, सेना है और मित्र है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं सप्तांग सिद्धांत, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े हम फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए फिर। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, आज की तरह नहीं था। अब सोचो कि जिस समय जो मुख्यमंत्री होता था, चीफ मिनिस्टर, आज क्या है चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट? आपका यही है कि जिसके पास सत्ता ज्यादा, जिसके पास वोटर्स ज्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ एमपी एमएलए ज्यादा, वही मुख्यमंत्री होगा। यही यही नियम है ना इस समय। उस समय सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो चलता था कि मुख्यमंत्री या पुरोहित जो होता था उसकी जो नियुक्ति की जाती थी उसके चरित्र उसके कैरेक्टर के हिसाब से की जाती थी। और आजकल क्या है, अब जग जाहिर है, इतना तो मुझे नहीं समझाना कि चरित्र क्या होता है। तो ये बताइए कि अगर कोई एथिकल अगर हो, नैतिकता वाला हो, या राजा के सारे गुण उसमें, राजा का गुण क्या होता है? राजा का गुण होता है कि न्याय सही से करे, उसकी प्रजा दुखी ना हो। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख हो, प्रजा के दुख में ही राजा का दुख हो। यानी कि उसके सुख दुख में जो जो साथ चले वही राजा है। जो समान तरीके से सबके साथ व्यवहार करे वही राजा है। जो राजा के धर्म का पालन करे वही राजा है। जो गरीबों का कल्याण की बातें करे वही राजा है। जो राजा अगर सपोज दैट कि आपके एरिया में अगर कोई समस्या पैदा हो रही हो, तो राजा उस समस्या को अपनी समस्या समझ के उसका निवारण करे, वो राजा है। लेकिन आज खुद के लोकल विधायक, खुद के एमपी क्या ऐसा करते हैं? कमेंट करके जरूर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है। तो मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य प्रशासन में मुख्यमंत्री या पुरोहित की जो नियुक्ति की जाती थी उसके चरित्र के हिसाब से की जाती थी, चरित्र की भली भांति जांच करके की जाती थी। और आज क्या है, कोई चरित्र नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट का मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया भी था, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जो भी जिनके ऊपर आज भी आक्षेप लगे हुए हैं, जो जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जिनमें एमपी एमएलए के बीच में, एमएलए के ऊपर में, कम से कम उसका ट्रायल तुरंत किया जाए। अपने बारे में एडवर्टाइजमेंट लोग पेपर में निकलवाए कि हाँ हमारे ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं, हम ये कांड किए हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? तो मौर्य प्रशासन और इसमें क्या अंतर है? मौर्य प्रशासन और उसमें अंतर यही था, उस समय चुनाव की तो व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हाँ जो राजा मुख्यमंत्री बनता था या जो पुरोहित बनता था उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसकी डिसीजन होता था। उसकी कैरेक्टर को भली भांति जानने के बाद डिसीजन लिया जाता था। आज क्या स्थिति है? कितनी बार 2014 के चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट देखिए, कितना डिफरेंस है। कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर कम से कम 60-70% ऐसे हैं एमएलए एमपी जिनके ऊपर अभी भी केसेस चल रहे हैं। और कई बार कहा भी गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई साहब आप उनके बारे में निकलवाइए, पेपर में निकलवाइए, चुनाव जब लड़े तो कम से कम पेपर में निकले, लोग जाने उनके बारे में कि उनका क्या कैरेक्टर है, उनका चरित्र क्या है। तो ये चीजें हैं, कुछ सीखने को मिलेगा इन सब चीजों से। पढ़िए आप लोग, धीरे धीरे चीजें को रिलेट करके चलेंगे आप लोग तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो साम्राज्य में जो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी कि जो उसके चरित्र का जो परीक्षण किया जाता था उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। और केंद्रीय प्रशासन अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। यानी कि जो केंद्रीय प्रशासन में अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी भैया? 18 थी। और अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामंत्री की संज्ञा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामंत्री मंत्री और पुरोहित होते थे।
तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा कि केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र में जो टॉप लेवल का जो अधिकारी होता था उसको तीर्थ कहा गया था। और इनकी संख्या जो थी वो 18 थी। कितनी थी? 18 थी। और अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामत्य की संज्ञा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो तीर्थ या महामत्य था, मंत्री और पुरोहित थे। ठीक है। तो ये जरूर देखिएगा कि मौर्य प्रशासन में जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी या पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी, तो उनकी कौन सा पैरामीटर था? तो उनका एक ही पैरामीटर था कि उनके चरित्र की भली भांति जांच की जाती थी। उसके बाद उनको को पद दिया जाता था। इसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। और जैसे मैंने कहा कि केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की अगर हम बात करें, तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो हेड लेवल, टॉप लेवल के जो अधिकारी होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, उनको तीर्थ कहा जाता था। और इनकी संख्या टोटल 18 थी। और अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामत्य की संज्ञा दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामत्य मंत्री और पुरोहित थे। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। और भी बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन के बारे में। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति थी, उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो ये सब बता चुका हूँ। ठीक है। चलिए, प्रांतीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रांतीय प्रशासन कैसा था। ठीक है। प्रांत का प्रशासन कैसे चलता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। भाई एक बात बताइए कि जब आपका एरिया बड़ा हो जाएगा, पूरे भारत में मान लीजिए आप राज कर रहे हैं, तो क्या उसको छोटे छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे? कि हर जगह तो प्रशासन करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रभार दे दिया जाता है कि भैया आप उसको संभालो, आप उसको संभालो। जैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, या मतलब आप जब आपका, जैसे मैं कहूँ कि जो राज्यों का विलय किया गया, जैसे बहुत सारे जो जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, जितने भी छोटे छोटे राज्य था उनका जो जितने छोटे छोटे जो राज्य थे, उन राज्यों का क्या किया था उन्होंने? भाई देशी रियासतों का एकीकरण तो किया था ना उन्होंने। तो जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो विशाल जो साम्राज्य था उनको 4 प्रांतों में विभाजित किया गया। और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि पहले छोटे छोटे जो जो आपके, एक मिनट रुक जाइएगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय देसी रियासतों का एकीकरण जो किया गया था, आपको पता होगा कि जितने भी छोटे छोटे देसी रियासत थे, उन रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चाहे जूनागढ़ हो, चाहे वो हैदराबाद हो, मतलब ये जितने भी रियासत थे, चाहे वो कश्मीर के शासक हरि सिंह हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब राज्य आपका बड़ा होगा, तो आप किसी न किसी को तो प्रभार देंगे ना। तो उस मौर्य शासन में सुविधा हेतु अपने जो विशाल जो उसका साम्राज्य था, उस विशाल साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। और इन प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है। और इन प्रांतों का साधन जो था, सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उनके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। जैसे आज है, मान लीजिए मैं अगर पीएम हूँ, तो मान लीजिए दिल्ली में बैठा हूँ, जो मेरा यूपी है, एमपी है, या जितने भी राज्य हैं, तो उन राज्यों का प्रभार किसी को दिया गया है कि नहीं दिया गया है कि भैया आप मुख्यमंत्री हैं, आप काम कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो हम तो हैं ही आपको संभालने के लिए। तो इन प्रांतों का जो सीधे जो सम्राट द्वारा नियंत्रित ना होकर, मतलब मैं नियंत्रित नहीं कर रहा हूँ, आप नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हाँ, नियम बना रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, जो फंड चाहिए, जो भी चाहिए, सब सुविधाएं हम आपको देंगे। तो आपको प्रभार दिया जाता था कि भैया आप जाइए, अब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए, हम बैठे हैं बिग बॉस की तरह। ठीक है। तो इन प्रांतों का जो सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। ठीक है। और अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई थी। ठीक है। तो पापा के समय 4 थी और उनके नाती के समय 5 हो गई, यानी एक और बढ़ गई। ठीक है। तो पहले 4 थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इनके जो नाती थे अशोक जी, इनके समय 5 हो गई। तो एक और बढ़ा दिए गए। हम तो भाई जो दादाजी किए हैं, दादाजी से हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है ना, तो इन्होंने क्या किया, 5 कर दिया उसको। तो इन प्रांतों का जो सीधे जो सम्राट द्वारा, जैसे मान लीजिए मैं राजा हूँ और मैंने किसी को प्रभार दे दिया कि भाई आप अब ये पढ़ाओ, आप वो पढ़ाओ, ये करो, आप वो करो, कुछ भी करोगे टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ। ठीक है। मेरे पास पावर हाउस हो, जो भी कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आएगी, मैं बैठा हूँ, आपको वो देखना है, आपको वो देखना है, आपको वो देखना है। ठीक है। उसके बाद नियंत्रित न होकर उसके प्रतिनिधि द्वारा, मतलब संचालित तो वो कर रहे हैं, अगर कोई समस्या खड़ी हो रही है तो मैं बैठा ही हूँ, मैं सॉल्व करूंगा उसको। और वही मैंने कहा कि अशोक के समय जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जिनके नाती थे अशोक, सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य।
तो मैंने वही कहा कि उस समय चार थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और जो सम्राट अशोक का समय आया तो उसमें प्रांतों की जो संख्या हुई थी वो 5 हो गई थी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन का और भी देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, इन प्रांतों का विवरण जो है निम्नलिखित है। जैसे प्रांतों का जो शासन था वो राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। यानी कि जो प्रांतों का जो शासन चलता था वो राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। और अशोक जो था सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तरापद एवं अवंतिका कुमार रह चुका था। ठीक है, तो प्रांतों का जो मैंने कहा ना, प्रांतों का जो शासन था वो राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। और अशोक जो था अपने सिंहासन से रहने के पहले वो क्या कर चुका था, पहले ही उत्तरापद एवं अवंतिका कुमार रह चुका था। ये ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। और कुमारा मातत्व की सहायता हेतु प्रत्येक प्रांत में महामात्र नामक अधिकारी होते थे। और इनके अंतर्गत विभिन्न विषयक पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। यानी उनकी हेल्प करने के लिए एक महामात्र नाम का एक अधिकारी होता था। और इनके अंतर्गत होता क्या था कि विभिन्न विषयक पदों पर सामंत अथवा विषयपति होते थे। इसको आप लोग देख लीजिएगा कि प्रांतों का विवरण जो है निम्नलिखित है। जैसे मैंने कहा कि प्रांतों का जो शासन होता था वो राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। और अशोक जो था सिंहासन रूढ़ होने के पहले, मैंने सिंहासन पर बैठने के पहले वो उत्तरापद व अवंतिका कुमार रह चुका था। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए, प्रांतीय प्रशासन जैसे प्रांत है उसकी राजधानी है, जिसको देख लीजिए कई बार पेपर में पूछा है। तो उत्तरापद जो प्रांत था उसकी जो राज राजन नहीं है, राजधानी है। ठीक है, तो राजधानी है, तो उत्तरापद जो था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, दक्षिणायन का जो राजधानी था वो था सुवर्णगोरी था। अवंती राष्ट्र का था उस्लगीन था राजधानी। और कलिंग था जिसकी राजधानी तोशली है, कई बार पेपर में पूछा गया है। और प्राची जिसका राजधानी था मध्य प्रदेश था, पाटली मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तरापद जो प्रांत था उसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिणायन जो था उसकी जो राजधानी थी वो सुवर्णगोरी थी। अवंती राष्ट्र था उसकी राजधानी पुष्लगिन था। कलिंग था जो उसकी राजधानी तोशली था। और प्राची था जिसकी राजधानी मध्य प्रदेश था। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा प्रांत कौन सी है और उसकी राजधानी कौन सी है। ठीक है, उत्तरायण हो चाहे वो दक्षिणायन हो, चाहे अवंती राष्ट्र हो, चाहे वो कलिंग हो, चाहे वो प्राची हो, प्रांत कौन सा है उसकी राजधानी कौन सी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट हो तो आप यहाँ तक बता सकते हैं। उत्तरापद, तक्षशिला, दक्षिणायन, अवंती राष्ट्र हो गया आपका सुवर्णगोरी हो गया, और अवंती राष्ट्र उस्लगिन हो गया, कलिंग हो गया आपका तोशली, और प्राची मध्य प्रदेश। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए, प्रांतीय शासन, प्रांत का जो शासन था उसका क्या नियम कानून था, देख लीजिए। मौर्य प्राशन का स्तरीय जो खंड था निम्नलिखित रूप में था। भाई स्तरीय जो खंड था, भाई हर स्तर होता है कि नहीं होता है? जो आपके केंद्र स्तर का होता है, राज्य स्तर होता है, जिला स्तर होता है, फिर ग्राम स्तर होता है। वो एक हायरार्की चल रही है कि नहीं चल रही है? तो वैसे ही मौर्य प्रशासन का जो लेवल माने स्तरीय खंड जो था वो निम्नलिखित रूप में था। साधज्य था, प्रांत था, आहार विषय था, स्थानीय था जिसमें 800 ग्रामों का समूह होता था, द्रोणमुख जो 400 ग्रामों का समूह होता था, खारवटिक जो होता था 200 ग्रामों का समूह होता था, संग्रहण जो था 100 ग्रामों का समूह होता था, और ग्राम होता था प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो ग्राम कहलाती थी। तो मौर्य प्रशासन का जो स्तरीय खंड था वो निम्नलिखित रूप में था। जैसे साधज्य था, प्रांत था, आहार विषय था, स्थानीय था मतलब 800 गांवों का समूह था, द्रोणामुख था, खरवाटिक था, संग्रहण था, और ग्राम था। तो इसको बेटा आप लोग आराम से देख लीजिएगा, पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मौर्य प्रशासन का जो स्तरीय खंड था निम्नलिखित रूप में था। जैसे कि साधज्य था, प्रांत था, आहार विषय था, स्थानीय का मतलब होता है कि 800 ग्रामों का समूह होता था जिसे स्थानीय लोकल लेवल पे जो कहते हैं। द्रुढ़मुख था वो 400 ग्रामों का समूह था। खरवाटिक था वो 200 ग्रामों का समूह था। और संग्रहण जो था 100 ग्रामों का समूह था। और ग्राम जो था प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन का स्तरीय जो खंड था निम्नलिखित रूप में था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चाहे वो साधज्य हो, चाहे वो प्रांत हो, चाहे वो आहार विषय हो, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो द्रोणमुख हो, चाहे वो खरवाटिक हो, चाहे वो संग्रहण हो, चाहे वो ग्राम हो। तो इस जितने भी डेटा को मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इसमें से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसको। मौर्य साम्राज्य। और भी देखिए प्रांतीय में
क्या क्या और भी देखना है आपको। आहार या विषय जो था विषयति के अधीन होता था, जिसे जिले का प्रशासनिक जिसे कहते हैं। अधिकारी जो था, जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी था, तो आहार या विषय जो विषयस्ती जो के अधीन होता था, जिसे जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक का स्थानिक जो समाहर्ता के अधीन था। और स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। और समाहर्ता के अधीन पदस्थीय नामक अधिकारी भी होता था, जो स्थानिक गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। मतलब वो हायरार्की चलती रहती थी। यानी आहार या विषय जो था विषयस्ती के अधीन होता था, ठीक है। और जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, वो शासक स्थानीय जो समाहर्ता के अधीन होता था। और स्थानीय के अधीन गोप होता था, जिनके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव आते थे। और समाहर्ता के अधीन पदस्थी नामक अधिकारी होता था, जो स्थानिक गोप और जितने भी ग्राम अधिकारी होते थे के कार्यों की जांच करता था। तो जितना भी आपको ये बताया जा रहा है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि समाहर्ता किसे कहते थे, स्थानिक किसे कहते थे, विशस्ती किसे कहते थे, ये सब पढ़ा चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और बात करते हैं। साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्धस्वायत्त प्रदेश थे, और यहाँ स्थानिक राजाओं को मान्यता दी जाती थी। और कुछ अन्य पालों द्वारा उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रहता था। ठीक है, नहीं कि साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्वशासित प्रदेश होते थे। भाई साम्राज्य अगर होगा तो प्रदेश कुछ ना कुछ तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट तो किया था। जैसे मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, अशोक के समय प्रांतों की संख्या एक और बढ़ गई, 5 हो गई। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी, किंतु अन्य पालों द्वारा उनकी गति पर विधि पर नियंत्रण रहता था। और अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है। और इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। यानी कि अशोक के जो अभिलेख है, उस अभिलेखों में युक्त का उल्लेख किया गया है। और इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानिक शासन के जो बीच में संपर्क बना रहता था। तो ये भी आप आराम से देख लीजिए, क्वेश्चंस में कई बार पूछे गए हैं। और नगर शासन की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, कमेंट करके बता सकता है। मेगास्थनीज ने कोई किताब लिखी थी, कोई कमेंट करके उसको बता सकता है कि उस किताब का नाम क्या था। कोई भी स्टूडेंट जितने भी मुझसे जुड़े हो, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई भी ये बता सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी। बहुत ही फेमस बुक थी, कई बार पेपर में पूछा है इस क्वेश्चन को। कोई भी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। साम्राज्य के अंतर्गत जो था कुछ अर्धशासित प्रदेश थे, और यहाँ स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी। और किंतु अन्यपालों द्वारा उनकी गतिविधि जो भी काम वो करते थे, उस पर नियंत्रण रहता था अन्यपालों द्वारा। और अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख किया गया है। और इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था, कांटेक्ट बना रहता था। अगर हम नगर प्रशासन की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो था, वो 30 सदस्यों का एक मंडल था, करता था, जो 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो नगर शासन की अगर जैसे मैंने बात किया कि मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर का प्रशासन था, वो 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। और प्रत्येक समिति में 6 समितियां होती थी, टोटल 5-5 सदस्य होते थे। तो अपने आप अनुसार सब इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 6 बच्चे कितना होता है, 30 होता था। इतना तो कैलकुलेशन आपको आता होगा, सी सेट आपने पढ़ाई होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को। नगर शासन मेगास्थनीज के अनुसार कितने प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था, कितने मंडलों में बटा हुआ था। कोई डाउट किसी को, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों में युक्त का उल्लेख किया गया है। और इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र एवं स्थानिक शासन के बीच संपर्क बना रहता था। यानी कि जो अभिलेखों में युक्त का उल्लेख है, और जो भी ऑफिसर्स के माध्यम से केंद्र और राज्य जो स्थानीय शासन के बीच संपर्क बना रहता था। और जैसे मैंने कहा कि नगर शासन जो था, नगर का शासन जो था, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन था 30 सदस्यों का एक मंडल का था। यानी 30 सदस्य होते थे, एक मंडल करता था, और जो 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी, कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। चलिए और भी हम बात करते थे। प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति, चतुर्थ समिति, पंचम समिति, देख लो, देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। चलिए, तो समिति और उसके कार्य देख लेते हैं।
प्रथम जो समिति थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय जो समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करते थे, जो देखरेख करना होता था वो द्वितीय समिति करती थी। तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था, देख रेख है ये। ठीक है, तो जो प्रथम समिति थी वो उद्योगों या शिल्पों का निरीक्षण करते थे। द्वितीय जो समिति थी वो, जो दूसरी समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करता था। तीसरी जो समिति थी, तृतीय समिति थी, जो जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ समिति थी जो व्यापार व वाणिज्य का काम करता था। पंचम समिति जो था वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और छठी समिति था जो बिक्री कर वसूल वसूल करना उसका काम था, छठवीं समिति का। तो जितनी भी समिति आपको बताया जा रहा है, चाहे वो प्रथम समिति हो, चाहे वो द्वितीय समिति हो, चाहे वो तृतीय समिति हो, चतुर्थ समिति हो, पंचम हो, छठम हो, तो वो समिति और उसके कौन कौन से कार्य हैं। जैसे मैंने कहा ना कि प्रथम समिति जो है उद्योगों एवं शिल्पों का निरीक्षण करता था, यानी कि जो प्रथम समिति थी, पहली जो समिति थी, वो उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करता था। दूसरी जो समिति थी वो विदेशियों की देखरेख करता था। तीसरी जो समिति थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ जो समिति थी वो व्यापार व वाणिज्य का काम करता था। और पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था। और छठवीं समिति क्या करेगा भाई, विक्रय होगा, वस्तु का निरीक्षण होगा, उसके बाद क्या करेगा, विक्रय कर का जो बिक्री कर जो होता था उसका वसूल करना उसका काम था छठवीं समिति का। तो चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, सबका समिति कौन कौन से कार्य हैं प्रांतीय शासन में, इसको आप जरूर आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या क्या है चीजें। और भी देखिए, ये दक्षिण है बेटा, ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। दक्षिण नगर में अनुशासन रखने, ठीक है, तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी और उन्हें रक्षिण कहा जाता था। ठीक है। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि तीन प्रकार के अधिकारी होते थे। पहला था एप्रोनोमोई, जो जिला अधिकारी, यह काम था मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता था। दूसरा था एंटीनोमोई, जिसे नगर आयुक्त कहते हैं। और तीसरा था सैनिक अधिकारी कहते थे। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि नगर में अनुशासन रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति के दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, आज भी तो है, उन्हें रक्षण कहा जाता था। और यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि तीन प्रकार के अधिकारी होते थे। कौन कौन से भैया, एप्रोनोमोई एक अधिकारी था, दूसरा था एंटीनोमोई अधिकारी था, और तीसरा था सैनिक अधिकारी। एप्रोनोमोई जिसे कहते थे, जिसे जिलाधिकारी कहते हैं, जो आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, जो उनका काम था मार्ग निर्माण का एक विशेष अधिकारी होता था। एंटीनोमोई होता था जो नगर आयुक्त होता था, उसे एंटीनोमोई कहते थे। और सैनिक अधिकारी तीन होते थे, तो तीनों का मैंने आप लोग को बता दिया, एप्रोनोमोई, एंटीनोमोई और सैनिक अधिकारी, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का वर्णन मिलता है, जैसे राजुक। राजुक कौन सा अधिकारी होता था भैया, ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी, तो उन्हें राजुक कहते थे। जो ग्रामीण जनपद जो भी थे उनकी देखभाल के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती थी उसे राजुक कहा जाता था। और इनके पास क्या था, कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। और इनके द्वारा सतहस्त्र प्राणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों का जो वर्णन मिलता है, जैसे रज्जु, ये कई बार पेपर में पूछा भी है कि ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। और इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। और इनके द्वारा सतहस्त्र प्राणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। और प्रादेशिक जो था वो था जिलाधिकारी, अर्थव्यवस्था के प्रदेश महामात्र था, उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था। इसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं, प्रादेशिक हो चाहे वो महामात्र हो। तो प्रादेशिक मतलब जिलाधिकारी, अर्थव्यवस्था के प्रदेश, और महामात्र था जो उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित था। तो इसको भी आप लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए, प्रतिवेदक, इसका जो काम था, इनका जो कार्य था, सम्राट को विभिन्न सूचना देना होता था। यानी ये जो प्रतिवेदक था उसका काम था कि जो कार्य ये था कि सम्राट जो था उसको विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को देना का काम था। और ग्राम मौर्य सम्राट की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। और उसका जो प्रधान होता था उसे ग्रामिक कहलाता था। यानी कि जो आज हमारा गांव होता है, जो गांव, भारत गांव का देश है ना, तो गांव जो था मौर्य सम्राट की सबसे छोटी इकाई थी, आज भी छोटी ही है, प्रशासनिक इकाई थी। और उसका जो प्रधान होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। जो राजकीय कर्मचारी नहीं था वरन उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था। और आज भी किसके द्वारा किया जाता है, जनता,
आज भी तो जनता के द्वारा ही किया जाता है। तो जो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो गांव थी। और गांव का जो हेड होता था, जो प्रधान आज के डेट में जो कहते हैं, अब तो प्रधानपति का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। आपने शायद देखा होगा, एक वेब सीरीज आई थी पंचायत, उसमें देखा होगा कि प्रधान थी वो लेडीज थी, और उसके जो पति थे, प्रधान पति जो थे, उसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं संविधान में। लेकिन आज भी क्या है, आज हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की बात हम करते हैं। तो क्या जो हमारी जो महिलाएं हैं, आप जैसे मैंने कहा एक दिन कि जैसे मैं करंट पढ़ा रहा था, मैं बताया भी था उस समय कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है। चाहे वो चाहे आप उसमें देख लीजिए, चाहे आप न्यायपालिका में देखिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही देख लीजिए, है। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, चाहे आप एमपीज के देख लीजिए, कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, जो हम कहते हैं कि बार बार इतने परसेंटेज होने चाहिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और महिलाएं खुद जागरूक हो, महिलाएं सब काम कर सकती है, जब देश की वित्त मंत्री बन सकती हैं, जो फाइटर फ्लाइट उड़ा सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, तो क्यों नहीं कर सकती है। तो जो कॉन्सेप्ट में जो वो बताया गया था पंचायत में कि जो उसकी पत्नी जो थी वो प्रधान थी, उसका पति जो प्रधान पति का जो कॉन्सेप्ट लेके आया, मैं इस पे आना चाहता हूँ। तो क्या ये ऐसा लॉजिकल है कि नहीं, आज भी होता है गाँव में। तो अगर जो प्रधान जो वाकई में जिसे जनता चुन रही है, तो अगर वही काम करे, उसके जो विचार करेंगे, तो वो तो सही रहेगा। तो जो मौर्य साम्राज्य की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, वो गांव थी। गांव थी, और जिसके प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। जो राजकीय कर्मचारी नहीं था भैया, उसको जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। कमेंट करके कोई बता सकता है कि गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? जो ग्राम प्रधान का चुनाव हम लड़ते हैं, उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए? कमेंट करके प्लीज आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है कि गांव सशक्तिकरण होगा। अब तो सरकार, मोदी सरकार, अब तो गांव को भी सशक्तिकरण करने की पूरी अच्छी खासी योजनाएं चल रही हैं। तो गांव सशक्त होगा तो जाहिर सी बात है, जब गांव से ही तो शहर निकलता है। भाई गांव अगर सशक्त होगा, गांव के पास हर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, तो धीरे धीरे गांव डेवलप होगा, विकास करेगा। जब विकास करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उसके फायदे हैं। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे। तो जो मेन मुद्दे पे आते हैं कि ग्राम जो था मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, और उसका जो प्रधान होता था वो ग्रामीण कहलाता था। जो राजकीय कर्मचारी नहीं था भैया, उसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था, उसको इलेक्टेड किया जाता था जनता द्वारा। और आज भी किसके द्वारा किया जाता है, कमेंट करके बता दीजिए आप मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य व्यवस्था थोड़ा सा देख लिया जाए, कैसी है यहाँ की मिलिट्री व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था क्या था। तो सैन्य व्यवस्था देखते हैं। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, मतलब अलग अलग सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज भाई साहब जो थे, मेगस्थनीज की जो इंडिका थी, कई क्वेश्चन पूछा भी था मैंने। तो सेना के संगठन हेतु पृथक जो था, अलग अलग सैन्य विभाग थे, जो 6 समितियों में विभक्त था। मतलब विभक्त नहीं, विभक्त है, मतलब यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे विभक्त था मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में थे। अलग अलग जैसे आज भी है सेना, जैसे अगर सेना की हम बात करें तो सेना के भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सेना के संगठन में तो पृथक सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और ये समितियां सेना के पांचों विभागों की देखरेख करती थी, जिसमें था पैदल सेना, आंच सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। तो जो 5 विभागों की जो देखभाल करती थी, उसी पांचों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें पैदल सेना है, आंची सेना है, आंच मतलब सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। और एक बात और कहना है आप लोगों से कि सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, वो अंतःपाल कहलाता था, जो शुरुआत में मैंने बताया था। और ये सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए, आपका जिसे जिसे हमारे देश की अगर मैं बात करूं, तो एक बात बताओ, अगर हमारी सेना दुरुस्त रहेगी, सेना पे हम अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, सेना के जवानों पे खर्च कर रहे हैं, मतलब जवानों पे खर्च इन द सेंस में, अगर वो सही रहेंगे, सैन्य व्यवस्था हमारी तगड़ी रहेगी, तो परिंदा भी पर हमारे देश में नहीं मारेगा। जो विदेशी आक्रमण होते हैं, मतलब जो अटैक होते हैं, जो आपने देखा होगा कि हमारे कभी कश्मीर का मुद्दा अभी शांति हुआ, आपने देखा होगा कि कभी डोकलाम का विवाद चल रहा था। तो सेना जो है हमारी जितनी स्ट्रांग रहेगी, सेना के जवान हमारे जितने स्ट्रांग रहेंगे, और सेना के जवानों को हर मूलभूत सुविधाएं जो मिलेंगी उनको अच्छे से, और सेना के जवान ही है तो हम हैं। क्योंकि सेना के जवान ही हमारे देश की सबसे बड़ी रक्षक है, हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की चरदीवारी की रक्षा करते हैं। अगर हमारा घर सुरक्षित है तो सेना के जवानों की वजह से ही सुरक्षित है।
तो सैन्य व्यवस्था जितना स्ट्रांग होगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना सैन्य व्यवस्था स्ट्रांग होगा, जितना सैन्य हमारा स्ट्रांग मजबूत होगा, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ हमारे बॉर्डर्स में हमारे सेना के जवान होते हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हमेशा वो डटे रहते हैं। और सैन्य जो व्यवस्था है, जिस देश के पास जितने ज्यादा मात्रा में सैन्य व्यवस्था रहेगी, जितना मजबूती के साथ वो खड़ी रहेगी, वो देश उतना ही तरक्की करेगा। और जैसे मैंने कहा कि मौर्य प्रशासन भी और सेना के जवानों को तो सल्यूट करना चाहिए कि जो हमारी रक्षा करते हैं। आज हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हम आज सुरक्षित है, वो सेना के जवानों की वजह से ही सुरक्षित है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे देश में कोई भी आपदा आती है, सबसे पहले सेना का जवान ही हो जाता है। ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था पे जो खर्च है, वो सरकार के द्वारा कितना किया जा रहा है, जीडीपी का कोई कमेंट करके हमको बताना चाहता है तो हमको बता सकता है। ठीक है। क्योंकि एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सैन्य है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है। तो सेना के संगठन हेतु अलग अलग सैन्य विभाग था, जो 6 समितियों में विभक्त था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और ये समितियां सेना के पांचों विभागों की देखरेख करती थी, जिसमें पैदल विभाग थे, समितियां थी, आंच समितियां थी, हाथी समिति थी, रथ समिति थी, और नौसेना की समिति थी। और सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, वो अंतपाल कहलाता था, और यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था। इसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़े। पिलानी इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लाख पैदल, 50,000 अधोरोही, 9,000 हाथी तथा 700 रणों से सुसज्जित विराट सेना थी। ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा आप लोग कि पिलानी के अनुसार इतना ज्यादा नहीं पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास पास लाख लाख पैदल, 50,000 अधरोही, 9,000 हाथी तथा 700 रणों से सुसज्जित विराट सेना थी। और नायक जो था युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था, और उसे 12,000 पड़ वार्षिक वेतन मिलता था। और अर्थशास्त्र में नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना के होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए, शुरुआत में सब बता चुका हूँ कि नायक किसे कहते हैं। और जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकू का गिरोह कहता है। ये जो जस्टिन था, वो चंद्रगुप्त की जो सेना थी उसको डाकू का गिरोह कहता है। तो इसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते थे। तो नायक क्या करता था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करता था, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था। और इसे प्रति ईयर 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था। और अर्थशास्त्र में जो नवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास सेना के होने का प्रमाण मिला है, नौसेना के होने का प्रमाण मिला है। और जस्टिन साहब क्या कहते थे कि चंद्रगुप्त की सेना को डाकू का गिरोह कहता था। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। न्याय व्यवस्था की बात किया जाए कि भैया न्याय कैसे मिलता था उस समय। चलिए। तो मौर्य सम्राट जो था, सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ठीक है। तो यानी कि मौर्य जो सम्राट जो होता था, वो सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। और मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी, और न्याय का जो उद्देश्य था, सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। अब आदर्शवादी क्यों ना हो, आप ये बताइए। जब मुख्यमंत्री का चुनाव उस समय होता था, या पुरोहित का चुनाव होता था, तो उसकी नैतिकता को देखकर होता था, उसके आचरण को देखकर होता था। तो एक बात बताइए, जो मौर्य सम्राट में अगर हम न्याय की बात करें, तो न्याय कैसा होगा? न्याय वो होगा जो सुधारवादी न होकर आदर्शवादी हो, आदर्श रूप में वो दिखे। जैसे कहते हैं ना कि ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी चाहिए। तो वैसे ही मौर्य सम्राट जो है, सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। और मौर्य न्याय व्यवस्था जो थी, कठोर तो जरूर थी, लेकिन उसके न्याय का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। ठीक है। इसको देख लीजिएगा। और ग्राम सभा सबसे छोटी न्यायालय थी, जहां ग्रामीण तथा ग्रामीण अपना निर्णय देते थे। और इसके उपक्रमशः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय व जनपद के न्यायालय होते थे। धीरे धीरे अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालय का वर्णन है, जिसमें एक है धर्मस्थीय न्यायालय, दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। तो अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालय का उल्लेख है, पहला है धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय। आगे हम इस पे बात करते हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं, तो धर्मस्थी के बारे में देखिए। दो न्यायालय जो मैंने बताया कि धर्मस्थी और कंटक शोधक। तो धर्मस्थी मतलब इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। यानी कि ये जो न्यायालय होता था, इस वर्ग के जो न्यायालय होते थे, वो नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। और इन्हें दीवाने अदालत मतलब न्यायालय कहा जाता था। यानी कि धर्मस्थली न्यायालय की अगर हम बात करें, तो इस वर्ग के जो न्यायालय थे, नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे, और इन्हें दीवाने अदालत कहा जाता था। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी?
कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है। तो इस वर्ग के जो न्यायालय होते थे नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे और इन्हें दीवाने अदालत कहा जाता था। और चोरी, ठीक है, डाके, जाके नहीं है बेटा, ये डाके हैं, डाका डालना जो होता है, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, धर्मस्थली न्यायालय में पेश होते थे। मैंने तो कहा कि दो तरह के न्यायालय होते थे, एक होते थे धर्मस्थली न्यायालय और दूसरा होता था कंटक शोधन न्यायालय। तो जो धर्मस्थली न्यायालय होता था वो इस वर्ग के न्यायालय जो होते थे नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे और इन्हें दीवाने अदालत मतलब दीवाने अदालत न्यायालय कहा जाता था। यानी कि दो तरह के न्यायालय होते थे, एक होते थे धर्मस्थली, चलिए मैं बेटा कुछ ज्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो तो दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है देखिए, हाँ न्यायालय तो धर्म अस्थि का मतलब ये होता है कि इस वर्ग के जो न्यायालय होते थे वो नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे और इन्हें दीवाने अदालत कहा जाता था, न्यायालय कहा जाता था। और इसमें जो काम होता था मतलब इसमें जो देखा जाता था, जैसे चोरी के, डाके के या लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, धर्मस्थली न्यायालय में पेश होते थे। तो ये सब जितने भी मुद्दे थे वो आते थे सिर्फ धर्मस्थली न्यायालय में। ठीक है बेटा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुवचन, मानहानि, मारपीट संबंधी मामले में धर्मस्थली न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक परुष्य या दंड परुष्य कहा जाता था। तो धर्मस्थली न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा कि धर्मस्थली न्यायालय जो होता था, इस वर्ग के न्यायालय जो थे नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे और इन्हें दीवाने अदालत कहा जाता था। चोरी के, डाके के, लूट के मामले जिन्हें साहस कहा जाता था, धर्मस्थली न्यायालय में पेश होते थे। और कुवचन या मानहानि, मारपीट संबंधी मामले भी धर्मस्थली न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक्य परुष या दंड परुष कहा जाता था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी? आराम से देख लीजिए आप सभी के सभी तब तक। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को आराम से देख लीजिए, तब तक कोई दिक्कत हो अभी तक तो आप लोग बता दीजिएगा। 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गए हैं, कोई भी डाउट किसी को हो बताइए अभी तक, क्योंकि मौर्य काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछिए आप। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई डाउट हो तो बेहिचक पूछो बेटा। हाँ, तो जो मैंने कहा कि दो तरह के न्यायालय होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस वर्ग के न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे। और विवाद कौन कौन से भैया? चोरी के, डाके के, लूट के जो मामले थे उसे उस मामले में डिपार्टमेंट में लाया जाता था, धर्मस्थली न्यायालय में लाया जाता था। या कुवचन, मानहानि या मारपीट संबंधी जो भी मामले थे वो धर्मस्थली न्यायालय में लाए जाते थे, जिन्हें वाक्य पारुष्य या दंड परुष कहा जाता था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, न्याय व्यवस्था। आगे हम बात करते हैं कंटक शोधन। इसमें भैया क्या होता है देखो, कंटक शोधन राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। और ये फौजदारी अदालतें थी। यानी कि कंटक शोधन का मतलब ये हुआ कि राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले जो विवाद का जो निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। और ये फौजदारी अदालतें थी। और इसके साथ ही साथ व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश को रघु कहा जाता था। प्रतिष्ठी की अगर हम बात करें तो फौजदारी मतलब मारपीट, हत्या, चोरी आदि के मामलों का निपटारा करता था। और चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था के 4 मुख्य अंग थे, धर्म था, व्यवहार था, चरित्र था और राज्य शासन था। तो इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो मैंने कहा कि कंटक शोधन दो तरह के न्यायालय थे। तो दूसरा जो न्यायालय था वो कंटक शोधन था। 1 मिनट रुक जाइएगा आप सभी के सभी। ठीक है, तो राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का जो निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था। और ये फौजदारी अदालतें थी। और व्यवहारिक महामात्र को नगर न्यायाधीश, जनपद न्यायाधीश को रघु कहा जाता था। और प्रतिष्ठी की अगर हम बात करें तो फौजदारी के मामलों का निपटारा करता था। और चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था के 4 मुख्य अंग थे, धर्म था, व्यवहार था, चरित्र था और राज्य शासन था। इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी। कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार के अर्थदंडों का जो उल्लेख किया है, जिसमें है पूर्व साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस। 3 प्रकार के
अर्थदंडों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पूर्व के साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस का उल्लेख किया गया है। और गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्य पर्षद कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है, गुरुचरों नहीं है, गुप्तचरों का, ठीक है। तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। पहला है, प्लीज 1 मिनट वेट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया है। पहला है पूर्व साहस, दूसरा है मध्यम साहस, तीसरा है उत्तम साहस। पूर्व साहस मतलब गुप्तचर व्यवस्था, मतलब ये था कि यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्य पर्षद कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुरुचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये टेलीग्राम का बेटा लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और भी देखते हैं न्याय व्यवस्था में। मौर्य शासन में 2 प्रकार के गुप्तचर कार्य करते थे। पहला था संस्था, दूसरा था संचार। तो संस्था में वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे, उसे संस्था कहते थे, संस्था गुप्तचर थे। संचार वाले वे थे कि वे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, कार्य करते थे, वह संचार गुप्तचर कहलाते थे। और एरियन ने गुप्तचरों को ओवरशियर तथा स्ट्रेयो ने इंस्पेक्टर कहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और नर गुप्तचरों को संति, तिसरा तथा शरद कहा जाता था, जबकि स्वी गुप्तचरों को विषली, भिक्षुक तथा परिवारचक कहा जाता था। तो इतना सब नहीं पूछेगा, जितना बता दिया गया बहुत काफी है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाकर क्या करेंगे आप, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इकोनॉमी के कोई काम तो होता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो सब है। इकोनॉमी मतलब मनी, मनी मतलब पैसा, पैसा का मतलब सुविधा, ठीक है। तो आर्थिक व्यवस्था की बात अगर हम करें मौर्य शासन में, तो वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई, और इसका उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यानी कि मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई, और उसका जो उल्लेख किया गया है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय। जंगल राज्य की संपत्ति होते थे, जो 2 प्रकार की हस्तिवन तथा व्यवन नाम के होते थे। तो मैंने कहा ना कि मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है, और इसका जो उल्लेख किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे नमक था, खान था, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय जो थे, अस्त्र और जंगल राज्य की संपत्ति होते थे, जो 2 प्रकार के हस्तिवन तथा व्यवन नाम के होते थे, ठीक है। राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि थी, पशुपालन था, वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। तो ये भी आप देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना इकोनॉमी की कोई भी राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। आपकी इकोनॉमी बुस्टअप होगी, आपके राज्य में तभी प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी, तभी आपके राज्य और आगे विकसित कर पाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई थी, और इसका जो उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और राज्य जो है अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान हुआ, नमक हुआ, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय हुआ। और जंगल जो होती थी राज्य की संपत्ति होते थे, जो 2 प्रकार के, जैसे हस्तिवन तथा व्यवन नाम के होते थे। और राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, भाई किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या पैमाना होना चाहिए, वही अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य पर कर आधारित थी, और जिन सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था, जिन्हें, ये जिन्हें है सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। तो ये भी आप देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर्थिक व्यवस्था में ही वास्तव में मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई, और इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान था, नमक था, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय, जंगल राज्य की संपत्ति होती थी, 2 प्रकार की बता ही चुका हूँ ये, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कट मतलब जुती हुई, और कृष्ट मतलब बिना जूती, जूती है यार, जुती हुई, और स्थल का मतलब होता है ऊंची आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कष्ट किसे कहते थे, जो जुती हुई, और बिना जुती हुई को अकृष्ट कहते थे। कृष्ट, ये कृष्ट है, ठीक है, कृष्ट है, और अकृष्ट है, जो कि कृष्ट है, ठीक है, और अकृष्ट है। तो कृष्ट का मतलब होता था जुती हुई, जो जुती हुई खेत थी, जुती हुई।
और अकृष्ट का मतलब होता था बिना जुती हुई, बिना जुती हुई। तो कृष्ट और अकृष्ट, बिना जुती हुई, ठीक है। कृष्ट का मतलब जुती हुई और अकृष्ट का मतलब बिना जुती हुई। और स्थल का मतलब होता है ऊंची आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। और आदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी, ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृष्ण, अकृष्ट और स्थल आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। और आदेव मात्रिक भूमि वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती होती थी। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। और इस भूमि पर दसों कर्मचारियों और कैदियों द्वारा जुती हुई जो जुताई बुआई होती थी, जिसको भी आप देख सकते थे। भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था और इसका उल्लेख मेगास्थनीक स्ट्रैबो व एरियन ने किया है। तो ये भी आप आराम से देख सकते हैं कि भूमि पर राजा का स्वामित्व जो होता था वो राजा का होता था। और इसका उल्लेख जो था मेगास्थनीज, स्ट्रैबो व एरियन ने किया है। तो इसको भी आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो प्रधान था अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। और इस भूमि पर दसों कर्मचारी और कैदियों द्वारा जुताई बुआई होती थी। और भूमि पर राजा का स्वामित्व होता था, इसका उल्लेख मेगस्थनी, स्ट्रैबो व एरियन ने किया है। तो इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर में कई बार पूछे हैं। चलिए, और हम बात करते हैं, थोड़ा सा और बात कर लिया जाए इस पे, ठीक है। जब हम आर्थिक व्यवस्था पढ़ ही रहे हैं, तो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था भूमि कर था, ठीक है। जो जो भूमि पे जो टैक्स लगते थे, भूमि कर जो लगता था, तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। और यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता था, ठीक है। यानी कि मान लीजिए उपज अगर है तो उसका 1/6 हिस्सा उपकर के रूप में लिया जाता था। देखिए 16 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 16 पॉइंट, 16 छक्के 96 होता है, 4 आएगा, 16 दूना 32 होता है, 16 पॉइंट समथिंग जो भी आए परसेंटेज के आसपास। तो राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत होता था, हाँ, ठीक है, 16 छक्के 96 ही तो होता है। हाँ, तो राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत था भूमि कर था। और यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता था। और भूमि कर दो प्रकार के होते थे, पहला था कि सेतु कर और दूसरा था वन कर। तो राज्य की आय के लिए विभिन्न प्रकार के लिए कर लिए जाते थे। सीता किसे कहते थे? राज्य की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। और भाग किसे कहते थे? कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर, वही मैंने उपज का हिस्सा 1/6 जो मिलता था। तो ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, पेपर उठा के प्रीवियस ईयर जरूर आते हैं, आपको यकीन मानो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये देख लीजिएगा कि राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो भूमि कर था, भूमि का टैक्स था। और यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता था। भूमि कर दो प्रकार के होते थे, एक था सेतु कर, दूसरा था वन कर। और राज्य की आय के लिए विभिन्न प्रकार के कर लिए जाते थे। सीता किसे कहते थे? राज्य की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। और भाग किसे कहते थे? कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त जो कर था, उपज का हिस्सा था, उसे भाग कहा जाता था। प्रवेश किसे कहते थे? आयात कर जिसे कहते थे। और निष्काम कैसे कहता है? निर्यात कर कहते थे। इसको भी आप आराम से देख लीजिएगा, पेपर में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे। चलिए, और हम बात करते हैं, प्रणय किसे कहते थे? आपातकालीन जो कर था उसे प्रणय कहा जाता था। बलि किसे कहते थे? एक प्रकार का भू राजस्व होता था, उसे बलि कहा जाता था। हिरण्य किसे कहा जाता था? ये अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था, इसे हिरण्य कहा जाता था। और सेतु बंध कहते थे, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतु बंध कहलाता था। और वृष्टि किसे कहते थे? कि मौर्य काल में निशुल्क, ठीक है, जमीन और बेगार को वृष्टि कहा जाता था। इसको भी आप आराम से देख सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में प्रणय किसे कहते थे? प्रणय एक आपातकालीन कर होता था। बलि एक प्रकार का भू राजस्व होता था। हिरण्य एक अनाज के रूप में न होकर नगद के रूप में लिया जाता था, मतलब अनाज नहीं लिया जाएगा, उसके बदले में नगद लिया जाता था। और सेतुबंध मतलब राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना सेतुबंध कहलाता था। वृष्टि मौर्य काल में निःशुल्क जमा व बेगार को वृष्टि कहा जाता था। इसको भी आप आराम से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए क्या क्या कर हैं, कैसे कैसे कर हैं। उपयुक्त करों के अतिरिक्त अन्य कर जैसे वणिक कर, नाव व पतन कर, चारगाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व आदि को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये जो था
जितने भी टैक्स इसके पहले लगाए गए जो मैंने बताया आपको, तो इसके अतिरिक्त तो वाणिज्य का भी कर था, ना वो पथन का भी कर था, चरगाह वो सड़क पर कर था, वो अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व आदि को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, और सिंचाई को और प्रशासन विशेष विशेष ध्यान देता था। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है, और कई बार पेपर में पूछा गया है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था, और सुदर्शन झील आखिर है कहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और किस लिए इस झील का बनवाया गया था, तो सिंचाई की ओर प्रशासन जो था विशेष ध्यान देता था, और जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के जो गवर्नर है पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। इसको भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। और देखिए क्या क्या है, ये जानते ही हैं चाणक्य हैं, इनके बारे में क्या बताना। ये गुरु है, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी चीज के लिए, गुरु गुरु होते हैं। ठीक है। सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था, और भूमि कर एवं सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था। और कृषि कर की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती है। इसके साथ ही साथ चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक मतलब भूमि स्वामी को कहा जाता था, क्षेत्रक कहा जाता था। उपवास मतलब काश्तकार को कहा जाता था, उपवास कहा जाता था। स्वमाव कहा जाता था, से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध हो जाता है, और उसे क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता है, उसे स्वमाय कहा जाता है। तो सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5 से लेकर 1/3 भाग जो था कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर एवं सिंचाई कर को मिलाकर किसान को उपज का 1/2 भाग मतलब 50% देना पड़ता था, और कृषि कर की मात्रा भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर होती है। चाणक्य के अनुसार क्षेत्रक जो था वो भूस्वामी को कहा जाता था, उपवास जो था वो काश्तकार को कहा जाता था, स्वमाव के हाथ से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध होता है, और उसे क्रय विक्रय का अधिकार मिल जाता है। तो इसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए आर्थिक व्यवस्था मौर्यकालीन। निर्याकस ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती की किए जाने का भी उल्लेख किया है। उद्योग जो था, मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटने एवं बुनने का था। मतलब मौर्य काल में जो उद्योग की हम बात करें, तो सूत काटना एवं बुनना इसका जो मेन उद्योग था वही था। कारखानों में बनी वस्तुएं प्रपणाध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी, बता चुका हूँ पन्याध्यक्ष, शुरुआत में ही बताया था आपको। और व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे, और उनका मुखिया प्रतिष्ठित कहलाता था। जो आज व्यापार मंडल जो होता है, अध्यक्ष जो होते हैं, व्यापारियों के जो अध्यक्ष होते थे, तो व्यापारी श्रेणियों में संगठित होते थे, श्रेणियों में संगठित होते थे, और उनका जो मुखिया होता था प्रतिष्ठित कहलाता था, इस मतलब उस समय मौर्य काल में। और कारखानों में जो बनी वस्तुएं थी उसमें पन्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। उद्योग की बात किया जाए तो मौर्य काल का प्रधान जो उद्योग था वो सूत काटने में बुनने का था। तो ये भी आप देख सकते हैं। निर्याकर्ष ने कुछ जातियों द्वारा सामूहिक खेती के किए जाने का भी उल्लेख किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, कोई डाउट है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। लक्षणाध्यक्ष क्या करता था, ये भी जान जाओ कि लक्षणाध्यक्ष जो था वो मुद्रा जारी करता था, जो यानी कि लक्षणाध्यक्ष जो था मुद्रा जारी करता था। और तोग जो था जय स्वयं सिक्के बनवाते थे, और उसे राज्य को ब्याज रूपिका वो परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के दाम इस प्रकार है, क्या पड़ या पड़ या धड़ या चांदी का बना होता था। सुवर्ण जो था वो सोने का बना होता था। मासक तांबे का सिक्का होता था। काकड़ी जो होता था यह भी तांबे की बनी होती थी, यानी कि छोटे जो सिक्के होते थे उसे काकड़ी कहा जाता था। माशक कहा जाता था, तांबे के सिक्के को माशक कहा जाता था। सुवर्ण कहा जाता था, जो सोने का बना होता था उसे सुवर्ण कहा जाता था। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन मुद्राओं के नाम इस प्रकार है, जैसे कि काकापड़ है, या पड़ है, या धरड़ है, या चांदी का बना होता था। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। लक्षणाध्यक्ष जो था शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि मुद्रा जारी करता था। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप लोग देख लीजिए। और हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था के बारे में। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। और मौर्य काल तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के जो थे सोने के, चांदी के, तांबे के बने होते थे। ठीक है, ये चांदी है। ठीक है, सिल्वर जिसे कहते हैं, चांदी और तांबे के बने होते थे। राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48,000 पड़ तथा सबसे निम्न अधिकारी को 60 पड़ वेतन मिलता था।
ये सबसे टॉप वाला जो अधिकारी होता था उसको 48,000, और सबसे छोटा निम्न अधिकारी होता था उसको 60 पर्ण वर्ष मिलता था। और पर्ण जो था 3/4 तोल के बराबर चांदी का सिक्का होता था। ये भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डाउट है किसी को? ठीक है। तो राज्य के जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनको 48,000 पर्ण, तो सबसे निम्न जो अधिकारी होता था उसको 60 पर्ण मिलता था। और जो पर्ण होता था 3/4 तोल के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। और मौर्य काल तक आते आते व्यापार जो था, व्यवसाय पे नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के जो थे सोने के, चांदी के व तांबे के बने होते थे। और मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये भी देख लीजिए कि मयूर पर्वत अर्धचंड की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। और अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, वंग, पुद्दुकलिंग, मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। और काशी और कुंड में रेशमी कपड़े भी बनते थे। और प्राचीन काल से वंग का मलमल विख्यात है। और कौटिल्य ने चीनी पट्ट का भी उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि रेशम जो था चीन से आता है। तो देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के, कहीं भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं, तो ये देख लीजिएगा। ऑलरेडी ये सब चीजें पहले पता ही है आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अन्य वस्त्रों में दुगुल मतलब श्वेत व चिकना वस्त्र, छीम का मतलब एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। और बढ़ई गिरीब का भी एक प्रमुख उद्योग है, ये भी देखने को मिलता है। कौटिल्य ने कुंभकार को श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया है। और उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। और जातक 18 प्रकार की वेश्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें श्रेणियों के न्यायालय के प्रधान कहा जाता था। तो ये भी देख लीजिए, देखना हो तो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को भी? ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। व्यापार के बारे में हम बात करते हैं, ट्रेड के बारे में। ट्रेड कैसा होता था मौर्य काल में? देखो, व्यापार जो है सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि ट्रेड होगा तो पैसे आएंगे। व्यापार एक दूसरे से सभी लिंकेज होते हैं। और व्यापार, भाई व्यापार कैसे होगा ये बताइए? फसल होगी कि व्यापार होगा? बेचेंगे, फसल होगी तभी तो बेचेंगे। और इस समय तो देखिए किसान बिल को लेके कितना बवाल चल रहा है, कृषि बिल को लेके। तो चलिए एक बात करते हैं कि मौर्य काल में व्यापार जो था जल व स्थल, देख लो नौसेना चूंकि थी इसके पास, तो जल व स्थल दोनों मार्ग से होता था। ये मार्ग है बेटा, मार्ग से होता था। और आंतरिक एवं वैदेशिक व्यापार उक्तावस्था में होता था। ठीक है, घर में भी होता था और बाहर भी होता था। जब जल और स्थल दोनों मार्ग हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, हम मान लो नदी किनारे बैठे हैं, तो हमारा जल भी है हमारे पास, स्थल भी है, दोनों मार्ग से भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेगस्त्रीज ने एग्रोनोमई नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों को देखभाल के साथ 10 स्टेडिया मतलब दूरी नापने की इकाई की दी पर एक स्तंभ स्थापित करवाता था। ठीक है, तो ये मेगस्तीज ने कहा था ऐसा। और इस समय भारत का बाह्य व्यापार जो था रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। और वह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगु का पूर्व भारत में, ठीक है, ये पूर्व है, पूर्व भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाह द्वारा किया जाता था। यानी कि पूरब में भारत में, पूर्व भारत में जो नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। और पश्चिम की अगर हम बात करें तो पश्चिमी देशों के साथ होता था। जैसे कि इंटरनल तो होता था, एक्सटर्नल भी व्यापार होता था, मतलब भारत में तो होता ही था, भारत के बाहर भी होता था। तो भारत के बाहर कौन कौन से ट्रेड होते थे, कहाँ कहाँ से? तो भैया रोम है, सीरिया है, फ्रांस है, फारस है, मिस्र है तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। और यह जो व्यापार होता था पश्चिमी भारत में मृगकच्छ तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था। इसको भी आप देखना चाहें तो देख सकते थे। दोनों तरीके से होते थे, जल व स्थल दोनों मार्ग से होते थे। आंतरिक व वैदेशिक व्यापार होता था, जिसे उन्नावस्था में था। और मेगस्थनीज जैसे ने कहा कि मेगस्थनीज जो इंडिका जो है एग्रोनोमिक नामक मार्ग निर्माण अधिकारी का उल्लेख किया है, जो मार्गों के देखभाल के साथ 10 स्टेडिया का मतलब दूरी नापने की जो इकाई थी वो स्टेडिया कहलाती थी, एक स्तंभ स्थापित करवाता था। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, व्यापार की बात अगर हम करें और भी, तो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे, तक्षशिला था, काशी था, उज्जैन था, कौशाम्बी था, पाटलिपुत्र था और तोसली आदि थे।
और व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, तो व्यापार की अगर हम बात करें तो आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र जो थे वो तक्षशिला था, काशी था, उज्जैन था, कौशाम्बी था, पाटलिपुत्र था, वो तोसली था। और व्यापारिक जहाजों का जो निर्माण होता था इस काल का प्रमुख उद्योग था। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? जिसको भी कोई डाउट हो बेटा, ये टेलीग्राम का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, या नीचे दिया ही है टेलीग्राम का लिंक। अनअकैडमी प्रिंस के नाम से इस टेलीग्राम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% पा सकते हैं। ठीक है, तो आंतरिक व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो तक्षशिला थे, काशी थे, उज्जैन थे, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वो तोसली आदि थे। ये पेपर में पूछा जाता है। और व्यापारिक जहाजों का जो निर्माण होता था इस काल का जो प्रमुख उद्योग था वही था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और व्यापारिक मार्ग देखते हैं हम। थोड़ा सा व्यापार हो गया, मार्ग थोड़ा देखा जाए। प्रथम मार्ग, दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग, देखा जाए मार्ग ही मार्ग होगा। उत्तरापथ की बात अगर हम करें तो उत्तर पश्चिमी मतलब पुष्पकलावती तक से पाटलिपुत्र तक जाने वाला राजमार्ग सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग था। ठीक है, तो पुष्प कलावती तक मतलब उत्तर पश्चिम। दूसरा जो मार्ग था पश्चिम में घाटल से, पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था। तीसरा जो मार्ग था दक्षिण में प्रतिष्ठान से, उत्तर में श्रावस्ती तक। कौन सी नदी है श्रावस्ती में? कमेंट करके कोई बताएगा मुझे। श्रावस्ती बहुत जल्दी करंट में पढ़ाया था आपको। और चौथा जो मार्ग था, यह प्रसिद्ध मार्ग भृगुकुट से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा मार्ग, चारों मार्ग आपको बता दिया गया है। आप बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो बता सकते हैं। ये जो दक्षिण में प्रतिष्ठान से लेकर उत्तर में, मतलब उत्तर देखिए, पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो दक्षिण, और ये दक्षिण आपका है और ये आपका उत्तर है। तो दक्षिण से उत्तर का जो मार्ग जाता था, तो दक्षिण में क्या बताया मैंने? प्रतिष्ठान बताया। ये दक्षिण में प्रतिष्ठान और उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग था। ये देख लीजिएगा। चौथा जो मार्ग था, ये प्रसिद्ध जो मार्ग था भृगुकुट से मथुरा तक जाता था, और जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था। ये भी आप जानना है तो जान सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है, चलिए और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान गोदावरी को अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं, ये वस्तुएं हैं, जैसे मुक्ता, हीरे, मणि के हीरे, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आते थे। और मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भृगुकुश तथा सोपरा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इसको भी आप देखना है तो देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ये हो गया, हीरे है, मणि के हीरे ही होते हैं बच्चे। ठीक है, हीरा हीरा होता है। ठीक है, चलो। तो कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग जो था वो श्रावस्ती से प्रतिष्ठन गोदावरी को अधिक लाभदायक बताया है, क्योंकि दक्षिण से जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, व्यापार की वस्तुएं, जैसे मुक्ता है, मणि के हीरे हैं, सोना है, शंख है इत्यादि, इन्हीं मार्गों से आते थे। और मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर भृगुकुश तथा सोपर अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, ये बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने स्थल मार्गी व्यापार की अपेक्षा नदी मार्गी व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है। मैंने स्थल की अपेक्षा जो नदी मार्ग है उसके व्यापार को सुरक्षित माना है। और मिस्र से भारत आने वाली वस्तुओं का विनिमय अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। मिस्र से जो भारत से आने वाली जो वस्तुओं का विनिमय जो होता था, अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। और भारत से मिस्र को, ठीक है, हाथी दांत, कछुए, सीपिया, मोती, रंग, नील, ठीक है, और बहुमूल्य, ठीक है, लकड़ी निर्यात होता था। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भारत से मिस्र को हाथी के दांत, कछुए, सीपिया, ठीक है, मोती, रंग, ये सब। पुराना माल संस्था अध्यक्ष की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता था और न ही बंधक रखा जा सकता था। ये भी देख लीजिएगा, इतना डीप तो नहीं पूछेगा कभी भी, बस जानिए। और देशज जो था वस्तुओं पर बब तथा आयात वस्तुओं पर 10 बब, बब और 10 बब बिक्री कर लिया जाता था। तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ पढ़ाया गया आज इसमें से। और भी देखना है तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्देशीय जो व्यापार था गाड़ियों तथा सातवाहनों के माध्यम से किया जाता था। और स्ट्रैबो ने लिखा है कि मौर्य काल में जलथान निर्माण पर राज्य का एक अधिकार था। और भारत के साथ बैक्टीरियाई व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए एंटियोकोटस प्रथम ने सेल्यूकस के साथ अपने संयुक्त शासन के समय एटिक मानक में स्थान पर भारतीय मानक के सिक्के प्रसारित किए थे। ये भी आप लोग देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
और भी बात हम कर लेते हैं। एरियन हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए चुनाव बाजारों में चुनाव बाजारों में जाते थे। और मिस्र है ये, मिस्र और भारत के बीच मौर्य काल में होने वाले व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए टालमी ने, ठीक है, लाल सागर वो बानिस नामक बंदरगाह की स्थापना किया है। ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी बहुत देख लीजिएगा इसको भी। सामाजिक स्थिति के बारे में हम बात करते थे, बहुत व्यापार और ट्रेड हो चुका। अब हम समाज की स्थिति क्या है ये हम जाने, ठीक है। सामाजिक स्थिति देख लीजिए, मौर्यकालीन समाज क्या था। तो मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के शास्त्र है तथा मेगस्थनीज के विवरणों से प्राप्त होता है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है तथा चारों वर्षों के व्यवसाय निर्धारित करते थे। वर्डो है, ये वर्ड है यार, ये टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक आज हो गया है। वर्डो है, ये वर्डो के व्यवसाय निर्धारित किए थे, मतलब कहने का मतलब वर्ड के अनुसार व्यापार होते थे। जैसे शूद्रों को शिल्पकला, सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चार वर्ण है, उसी वर्णों की मैं बात कर रहा हूँ। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम मतलब इसके बारे में जो सोशल स्टेटस की जो बात हम करें, सामाजिक स्थिति की बात करें हम, तो मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र मैगजीन्स के विवरणों से प्राप्त होता है। और कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। मतलब सामाजिक संगठन का आधार जो माना है, वो संगठन का आधार क्या था। तो मौर्यकालीन समाज की जो संरचना का ज्ञान हमें, जैसे मैंने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र मैगजीन के विवरणों से प्राप्त होता है। और मैंने ये भी कहा कि कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है और इन्हीं चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए हैं। जैसे कि शूद्र जो व्यक्ति था वो शिल्पकला व सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन व वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई है। ये सब भी चीजें आप लोगों को पता भी होगा, चीजें देख भी लीजिए। अर्थशास्त्र में शूद्र जो व्यक्ति थे उनको आर्य कहा गया है तथा उसे मनुष्यों से भिन्न माना गया है। और मेगस्ती ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। जो 7 जातियां कौन कौन सी है भैया? दार्शनिक है, किसान है, अहिर है, कारीगरी व शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक और सभासद है। तो मेगस्ती जो भारतीय जो समाज है उसको 7 जातियों में विभक्त किया है। और ये 7 जातियां कौन 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 सी हैं? जिसमें दार्शनिक है, किसान है, अहिर है, कारीगर है, शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक व सभासद है। तो ये भी देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा उसे मलेच्छों से भिन्न माना गया है। ये भी आप देख लीजिए। सामाजिक स्थिति में और देख लीजिए क्या क्या देखना है आपको। अर्थशास्त्र में स्पष्टतः कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य को शूद्रों का धर्म बताया गया है। और शूद्र जो था किसान का भी उल्लेख मिलता है, उन्हें सेना में भर्ती होने तथा संपत्ति रखने का भी अधिकार था। और अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्गों के लोगों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख मिलता है। इसको भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? मैगजीन्स के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। और ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न तो अंतर जातीय विवाह और न ही दूसरे पेशा ही अपना सकता था। आप सोच लीजिए, भाई उनको अधिकार है, बाकियों को अधिकार नहीं था उस समय। भाई उनको क्यों अधिकार है, कोई क्वेश्चन पूछेगा? मैगजीन्स के अनुसार ये कहा गया कि अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा कहा गया है, मानिए कहा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरस्तु कहता था कि धर्म अफीम के समान होता था। चलिए कोई नहीं, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा। तो मेगस्तीज के अनुसार अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती थी। और ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न तो अंतर जातीय विवाह, मतलब ब्राह्मण किसी भी विवाह कर ले, बाकी लोग विवाह हुआ नहीं करेंगे किसी दूसरे धर्म में। अंतर जातीय विवाह और न ही दूसरों पेशा, मतलब और कोई पेशा भी नहीं करेंगे, ब्राह्मण वाला काम करेंगे, वो पढ़ाने वाला, कुथापत्री वाला काम करेंगे जो काम उनका है। दूसरों का पेशा मतलब व्यवसाय ही अपना नहीं, दूसरों का पेशा मतलब व्यवसाय ही अपना सकता था। स्त्रियों की स्थिति जो थी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। और उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी, मतलब दोबारा विवाह करने की भी परमिशन थी उनको। कितनी अच्छी बात है। कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह का विच्छेद, तलाक की अनुमति दी है। और इसे तलाक के लिए उसे कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है। भाई किसी को भी जीने का अधिकार है यार, किसी भी इंसान को भी जीने का अधिकार है, अगर वो इंसान है तो, इंसानियत है तो, किसी भी जाति का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे।
वो इंसान है, ये इम्पोर्टेंट है। जाति तो बाद में है, पहले तो वो इंसान है। एक छोटा बच्चा होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है। उसके मोहल्ले में हर छोटा बच्चा सब उसी की एज का होता है। धीरे धीरे समाज सिखाता है कि ये है, ये वो है। फिर बच्चे के दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो अब तो सरकार भी तो देखिए जाति के हिसाब से ही तो वो टिकट भी देती है। कहीं ना कहीं इन चीजों को जितना जल्द से जल्द ये चीजें दूर होंगी, उतना ही हम आगे बढ़ने में। एक छोटा सा देश जापान, जो मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, उस देश ने क्या नहीं अपने ऊपर अटैक सीखा है, हिरोशिमा नागासाकी जैसा अटैक सीखा है। और आज वो कहाँ है, वो देख लीजिए, वो देश कहाँ पर है, उसकी टेक्नोलॉजी को हम हायर कर रहे हैं। जापान जो हिरोशिमा नागासाकी का अटैक झेला हो, उसकी टेक्नोलॉजी हम सीख रहे हैं, और हम आज जाति पाति में आज भी लगे हुए हैं। कितने भी हम मॉडर्न हो जाएं, लेकिन सच्चाई यही है, अभी भी गाँव में जाति पात की स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी बरकरार है। हम मॉडर्न तो हो जाएंगे, लेकिन अपनी सोच को मॉडर्न रखना ये इंपॉर्टेंट है। किताबों में मॉडर्न होना और रियल लाइफ में मॉडर्न होने में बड़ा अंतर होता है। ठीक है? तो छोटा सा देश, जो जैसे मैंने कहा कि जापान जो है, जिसने अपने आप को उसने कमजोर नहीं माना कि हम कमजोर हो गए, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारी स्थिति खराब हो गई, हमारे क्या के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, इतना रोग हो रहा है, ये बोला, तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं, उसने अपनी कमजोरियों को ढाल बनाया। और आज उसकी टेक्नोलॉजी, उसी का दिया हुआ मेट्रो हम आज यूज करते हैं, जो दिल्ली मेट्रो, दिल्ली की जान जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे आज भी हम आजादी के इतने साल हो गए, और आज भी क्या हमारा देश वाकई में जातिवाद की समस्या से बाहर निकल पाया है कि नहीं निकल पाया है। जैसे मैंने कहा कि मैगजीन्स के अनुसार अपराध करने वाला अगर कोई ब्राह्मण हो तो उसको यातना नहीं दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब तो यही है कि दूसरा करेगा तो उसको यातना दी जाएगी। तो ये विरोधाभास क्यों है ऐसा? या ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी ना तो अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकता, यानी ये कर सकते बाकी लोग ना कर सकते? ये कौन सा ट्रायल है भैया? इसलिए जितना भी अंतरजातीय विवाह होगा, जितना भी ये रूढ़ियों को तोड़ने वाला काम होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना ये बंधनों में झगड़े रहेंगे, और ये झगड़े ऐसा रहेंगे जो समाज को नासूर बना देगा। इसलिए मेरा मानना है कि जितने भी चीजें हैं, जो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन अपना खुद का दिमाग, अपनी खुद की आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी निकाल लिए, एथिक्स पढ़ लिए, नैतिकता आपके अंदर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नैतिकता, मैंने कहा ना कि ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी चाहिए। एथिक्स का जो पेपर है, जो फोर्थ पेपर जो मैं बात करूँ नैतिकता, तो नैतिकता ऐसा नहीं है कि 250 नंबर में 150 नंबर ला दिए तो आप बहुत बड़े एथिकल हो जाएंगे। आप यूपीएससी में नंबर ला सकते हैं, लेकिन अपने रियल लाइफ में अगर आप नैतिक हैं, तो वो नैतिकता आपकी कहलाएगी कि वो नैतिकता किसी काम की है। ये नहीं कि 2 4 500 करोड़ का घोटाला कर दिए, एथिक्स में 150 नंबर आए हैं, यूपीएससी में बढ़िया रैंक आ गया, बढ़िया डीएम बन गए, जिले में चले गए, जाते ही पहले घोटाला चालू, सारे एथिक्स सब सिर्फ यूपीएससी के पेपर में थे, और कहीं एथिक्स तो दिखेगा नहीं। तो ग्रास रूट लेवल पे भी वर्क करना पड़ेगा। इसलिए जो भी बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो बेटा एक सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं, एक तपस्या है। इस तैयारी में हर चीज सीखने को मिलेगा। आपको कभी लगेगा टॉप पे भी है, कभी लगेगा बॉटम पे है, कभी लगेगा प्री हुआ, कभी लगेगा मेंस हुआ, कभी लगेगा यार इंटरव्यू तो होगा ही होगा, फिर आप प्री पाएंगे, मेंस पाएंगे, जीवन का चक्र चलता रहेगा। इसलिए अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जीएस के जितने भी पेपर हैं, चारों पेपर की अगर बात कर ले, तो चारों पेपर में आपको एकदम एक परफेक्ट इंसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है। मतलब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी जैसी संस्था अगर पेपर कंडक्ट करा रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। और यही कहूंगा कि जितना मैं आ रहा था इसमें की जातिवाद पे, एथिक्स पे जो मैं आ रहा था, तो नैतिक होना जरूरी है। आप 150 नंबर लाती है 250 में, तो आप नैतिक नहीं है यार। वो नैतिक दिखना भी चाहिए आपको, इसलिए मैंने वो शब्द यूज किया कि ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना चाहिए। ठीक है? और मैंने कहा कि अंतर जो विवाह है, अंतर विवाह पे बहुत ज्यादा जोर भी दिया जा रहा है, कई सारे सरकारों ने कर भी रहे हैं कोशिश है। तो उससे क्या होगा, ये जाति पात का जो बंधन है, कहीं ना कहीं हमको पीछे ढकेल रहा है। हमको नहीं, मतलब समाज को पीछे ढकेल रहा है जितना ज्यादा। अब तो देखो बहुत सी चेंजिंगें हो रही हैं, अगर प्रोजेक्ट में आप सभी लोग युवा हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सबको पता भी होगा। तो मैं उस समय की अगर मैं बात करूं और इस समय की बात करूं, तो काफी चेंजिंगें तो हो रही है, चेंजिंगें होनी भी चाहिए। जैसे कहा कि मैगजीन्स ने तो कह दिया कि चलो अपराध करने वाले ब्राह्मण को यातना नहीं दी जाती, यानी इसका मतलब ये है कि बाकी वालों को दी जाती थी, यही मतलब हुआ फिर। या ब्राह्मणों को छोड़कर कोई भी न दूसरे अंतर जातीय विवाह नहीं कर सकता था? भाई दो दो लॉजिक कैसा कैसे? और ना ही दूसरा पेशा अपना सकता था। स्त्रियों की जो स्थिति की मैं बात करूं, स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी, और उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। ये बहुत अच्छी बात है
किसी भी औरत का पुनर्विवाह मतलब अगर मान लो सपोजेड उसका पति नहीं है तो उसको भी जीने का हक है। उसे भी उसके पास भी सोचने की क्षमता है, उसके पास भी इंसानियत की क्षमता है। तो उस महिला को मतलब शादी करने का हक है, ये होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एक्ट आए बाद में। पहले तो कितना कितना क्या नहीं था। जिस सती प्रथा भी वो सिर्फ सतियों प्रथा भी सती प्रथा था, सिर्फ महिलाओं के लिए ही तो था। उसको दूर किया गया, ये बहुत अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। ठीक है। और इस देश में तो बहुत सी चीजें हैं, महिलाओं ने तो हमेशा सहा ही है। और हम वही मैं कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, सशक्तिकरण होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। ठीक है, हर फील्ड में होना चाहिए उन सब चीजों को। ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट किसी को भी? चलिए। तो वही मैं कहा कि जो मैं कह रहा था कि स्त्रियों की स्थिति जो पुनर्विवाह करने का कॉन्सेप्ट है, पुनर्विवाह का मतलब एक मान लीजिए कोई औरत है, उसका विधवा हो गई, तो वो दोबारा शादी नहीं कर पाती थी उस समय। लेकिन उस समय ऐसा होता था कि पुनर्विवाह होता था। तो ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए यार, उसको भी तो जीवन है उसका। उसका जीवन कौन देखेगा? तो स्त्रियों की स्थिति जो थी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी और उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। और कौटिल्य ने स्त्रियों का विवाह विच्छेद की अनुमति दी है और इसे तलाक के लिए उसने कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, सोशल स्टेटस जो था, सामाजिक स्थिति। और भी देखते थे, सम्भ्रांत घर की स्त्रियां जो थी प्राय घर के ही अंदर रहती थी। जो सम्भ्रांत घर की स्त्रियां थी प्राय घर के अंदर रहती थी। और कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिशाकिनी कहा है। यानी कि जो सम्भ्रांत परिवार की जो औरतें थी, सम्राट घर की जो स्त्रियां थी, वो घर के अंदर रहती थी। और कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिशाकासनी कहा है। और अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। ठीक है। तो ये सब चीजें देखिएगा कि जो आज भी देखिए ना, सम्राट घर की औरतें क्या कर रही हैं। आज भी आप जाइए, आप चेक कीजिए, आपको पता होगा। तो सम्रांत घर की स्थितियां प्राय घर के अंदर रहती थी। ये मौर्यकाल में कहा गया, और आज क्या किया जा रहा है ये आप लोग को पता होगा। और कटिल ने ऐसी स्त्रियों को अनिशाकासनी कहा है। और अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। और नट, गायक, नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। और पुरुष कलाकारों में रंगोपजीवी तथा स्त्री कलाकारों में रंगोपजीवनी कहा। प्लीज वेट एक मिनट बेटा। हाँ। तो नट, गायक, नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। पुरुष कलाकारों में रंगोपजीवी तथा स्त्री कलाकारों में रंगोपजीवनी कहा जाता था। और इन कलाकारों का गांव में प्रवेश वर्जित था। तो देखिए, यही सब चीजें हैं। तो आज भी कलाकार होते हैं, दो तरह के कलाकार होते हैं, कलाकार होते हैं, कल कल के कलाकार होते हैं। ठीक है, तो कलाकार जो है कलाकार होते हैं, जिसे आर्टिस्ट कहते हैं, कलाकार कहते हैं। तो जो मैं कलाकार आज की स्थिति देखिए, कलाकार जिसके पास कला है वो कलाकार है। तो नट जो है, गायक है या नर्तक आदि कलाकार भी लोगों का मनोरंजन करते थे। और पुरुष कलाकारों में रंगोपजीवी तथा स्त्री कलाकारों में रंगोपजीविनी, मतलब पुरुष मेल वाला रंगोपजीवी कहलाता था, और फीमेल जो एक्ट्रेस थी उसको रंगोपजीविनी कहा जाता था। और इन कलाकारों का गांव में प्रवेश जो था वो वर्जित। तो इसको भी आगे देखिए, और भी देखते हैं इसमें। सामाजिक स्थिति, समाज बहुत जरूरी है किसी भी काल्य का समाज जानना। प्रावरण भी एक प्रकार के सामूहिक समारोह थे जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। और दास प्रथा की अगर हम बात करें तो मेगस्तीज व स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो दास की जो प्रथा थी वो नहीं थी, बहुत अच्छी बात है, न हो तो ही अच्छा है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। और त्रिपिटक में 4 प्रकार तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो प्रवरण जो होता था एक प्रकार के सामूहिक समारोह होते थे जिनमें भोज्य और पेय पदार्थों का प्रचुरता से उपयोग किया जाता था। दास प्रथा की अगर हम बात करें तो मेगस्तीज व स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। और त्रिपिटक में 4 प्रकार तक कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना भी थी दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया जाना। यानी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक जो घटना थी,
दासों को कृषि के कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था, ऐसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी और उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार था। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आपका एंशिएंट इंडिया का मौर्यकाल का पूरा सिलेबस। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, चाहे वो सामाजिक स्थिति थी, चाहे वो सैन्य था, चाहे वो व्यापार था, चाहे वो आर्थिक स्थिति थी। हर डायमेंशन किसको क्या कहा जाता था, किसको क्या नहीं कहा जाता था, सब कुछ इसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि पूरे अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने कहा कि मौर्यकाल में पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट था, बहुत जरूरी है ये चीजें। ठीक है, क्योंकि जो विधवाओं का जो जीवन था, आप समझ सकते हैं, मैं क्या इसमें ज्यादा बोलूं। तो उसका अगर पुनर्विवाह हो रहा है, उसको एक असली एक अलग जिंदगी उसको मिल रही है, तो मिलनी चाहिए और बहुत अच्छी बातें होना चाहिए। सब चीजें समाज में जितने रेवोल्यूशन होना चाहिए उतना होने चाहिए, जो समाज के लिए ठीक हो, अपने लिए ठीक हो। किसी को भी दुख देने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौटिल्य के अनुसार ये भी था कि मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक घटना थी कि दास लोग थे ना, उनको कृषि में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। अरे यार, उसको लगाओ यार, 2 पैसे वो भी कमाए बेचारा, वो क्यों ना कमाए। और समाज में दासों की स्थिति संतोषजनक थी और उन्हें संपत्ति रखने व बेचने का अधिकार था। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि पढ़ाई तो पढ़ाई, लेकिन अपनी रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना ये जरूरी है, क्योंकि एथिक्स मैं कहता हूँ बार बार कि नैतिकता के किताबें पढ़ने से कोई नैतिक नहीं होना, नैतिक दिखना भी चाहिए। ठीक है, और बाकी इस आधुनिक समाज में लोग पैसों के पीछे जिस तरीके से भाग रहे हैं, स्टेटस के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन आखिरी लक्ष्य क्या है हमारा, फाइनल क्या है हमारा, फाइनल क्या है, क्या सुकून है किसी के पास। तो यही सब चीजें हैं। ये मौर्य काल हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे एंशिएंट इंडिया हो, चाहे वो मेडिवल आप पढ़ेंगे, चाहे वो मॉडर्न आप पढ़ेंगे, चाहे वर्तमान आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ ना, हिस्ट्री का जो पेपर है, हिस्ट्री नहीं है, ये आपको एक सीख दे रही है। ये सीख दे रही है उन चीजों के लिए जो नहीं करना है आपको। तो हिस्ट्री का जो क्लास है, चाहे आपका करंट का जो क्लास है, मैं सब क्लास देते रहता हूँ। आप उसको एकदम गहराई से पढ़िए चीजों को, और उससे देखिए कि क्या उस काल में ऐसा होता था, दूसरे काल में क्या होता था, क्या डिफरेंस है, वर्तमान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और ये टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ ए टू जेड आपको यहाँ पे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा। और ये कोड है, इस कोड का यूज करिए, अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पाइए, PJ01। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कुछ आपको हमसे पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हैं, बाकी कमेंट तो आप करते ही हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर आपको हम अगले टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए। और ज्यादा क्या बोलूं, बस यही बोलूंगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन पूछना हो, कुछ भी कुछ कहना हो, बोलना हो, समझाना हो, बताना हो, तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।